पुस्तक 35 अध्याय 1 क्षेत्राधिकार। अंतहीन प्रदेशों के भीतर एक विशाल चमकते तारे के पास खाली जगह में अचानक एक आयामी द्वार खुल गया। उसमें से एक सफेद वस्त्रधारी युवक और एक चांदी के वस्त्रधारी पुरुष बाहर निकले। हम वापस आ गए हैं। हाँ, हम अनंत प्रदेशों में वापस आ गए हैं। नाइनडस्ट खुशी से हंसा। हम इतने लंबे समय तक महाअंधकार में बिना किसी अन्य जीव को देखे यात्रा करते रहे। हमने कोई तारा या अराजकता की दुनिया भी नहीं देखी। अकेलेपन का वह एहसास वाकई दमघोटू और दमनकारी था। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे उन शाश्वत सम्राटों ने एक और लोक ब्रह्मांड की ओर जाने के लिए महाअंधकार में 10 लाख साल बिताने का फैसला किया, तो मैं सिहर उठता हूँ। एक बार जब हम अपने दांव मजैस में सफल हो जाएं और अनंत जीवन प्राप्त कर लें, तो शायद हम भी उसी निर्णय पर पहुंच जाएं। जी निंग मुस्कुराई। हाँ, हमें दांवमज में कामयाब होना ही होगा। जरूर। स्टोन एलिफेंट वॉल की अपनी यात्रा से हमने खूब कमाई की। मेरे लिए ये जगह भी उतनी ही फायदेमंद थी जितनी वेवशिफ्ट क्षेत्र। नाइनडस्ट बहुत खुश था। निंग ने भी सिर हिलाया। उसे इस यात्रा से वाकई बहुत फायदा हुआ था। सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें उस ऑटोक द्वारा छोड़े गए दाव मार्गदर्शन को याद करने का मौका मिला। इसके बाद निंग द्वारा प्राप्त की गई हरी भरी नीली आत्मा और वे 6 सम्राट श्रेणी के गोलेम आए, और फिर वे विभिन्न सिथे अवशेष थे जिन्हें उन्होंने सिथे के खंडहरों से बाहर निकाला था। दुर्भाग्य से जो क्षेत्र हमें मिला था वह क्षतिग्रस्त था, वरना हम सचमुच बहुत सारा धन जीत लेते। नाइनडस्ट ने आह भरी। ये सिर्फ क्षतिग्रस्त ही नहीं था, बल्कि टुकड़ों में बिखरा हुआ था। अच्छा होता अगर ऑटोक बोलिन थोड़ा रुक जाता और शटल को नष्ट नहीं करता। निंग ने भी आह भरी। फिर भी अगर उसने सचमुच इसे नष्ट नहीं किया होता, तो शायद जाते समय इसे अपने साथ ले जाता। हाँ, नाइनडस्ट ने भी हार मान ली। लोक जहाज। निंग द्वारा पकड़े गए और बांधे गए गोलेमों ने उन्हें जो बताया था, उसके अनुसार ये उड़ने वाले शटल थे जिन्हें सिथे ने बनाया था, जिससे वे लोक ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकते थे। इन यानों का उपयोग करके एक लोक ब्रह्मांड से दूसरे लोक ब्रह्मांड तक यात्रा करने में 1 लाख साल से भी कम समय लग सकता था। शक्तिशाली साधकों के लिए ये समय नगण्य रूप से छोटा था। हेगेमन्स को भी एक दायरे से दूसरे दायरे तक की यात्रा बहुत कठिन लगती थी और इसमें बहुत लंबा समय लगता था। हालांकि दायरे इसे बहुत कम समय में पूरा कर लेते थे। वे वाकई अविश्वसनीय रूप से तेज थे, जिसका मतलब था कि वे बेहद कीमती भी थे। स्टोन एलिफेंट वॉल के भीतर 30,000 से ज्यादा सिथे थे, लेकिन केवल 2 सबसे ऊंचे दर्जे के सिथे के पास ही एक रीलशिप थी। एक को ऑटोक बोलिन ने छीन लिया था, जबकि दूसरा भीषण युद्ध में नष्ट हो गया था। रीलशिप में पुनर्योजी क्षमताएं होने के कारण उसके कुछ हिस्से धीरे धीरे ठीक हो गए थे, लेकिन अफसोस बाकी हिस्से इतने क्षतिग्रस्त हो गए थे कि वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे थे। शटल के 2 हिस्से काफी अच्छी हालत में थे। निंग और नाइनडस्ट ने दोनों में से एक हिस्सा ले लिया था। अफसोस की बात है कि नुकसान इतना ज्यादा था, आधे से भी कम बचा है। अब इसका इस्तेमाल करना नामुमकिन है। निंग ने सिर हिलाया। अगर यह प्रयोग करने लायक होता तो हम बहुत अमीर हो जाते। नाइनडस्ट ने आह भरी। ज्यादा लालची मत बनो, निंग ने जवाब दिया। दोनों ने आसपास के इलाके से खुद को अलग करते हुए बातचीत जारी रखी, ताकि कोई उनकी बातचीत न सुन सके। जिन गोलेमों को उन्होंने बांधा था, वे सभी सिथे के जमाने से मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से वे सिथे जाति के बारे में बहुत कुछ जानते थे। गोलेमों से पूछताछ के बाद निंग और नाइनडस्ट को बहुत कुछ पता चला, जिसमें सिथे के कई रहस्य भी शामिल थे। पहले तो उन्हें ये भी समझ नहीं आया था कि उनके द्वारा इकट्ठा किए गए रियलशिप के टुकड़े कितने महत्वपूर्ण थे। जब गोलेमों ने खजानों को छांटने में उनकी मदद की, तभी उन्हें रियलशिप का मतलब समझ आया। डाकनॉर्थ, क्या हम एओनियन साम्राज्य जाने के लिए सहमत नहीं हुए थे? यह सही रास्ता नहीं लगता, नाइनडस्ट ने कुछ आश्चर्य से कहा। निंग ने कहा, हम थोड़ा रास्ता बदल रहे हैं। इसमें बस 1-2 दिन लगेंगे। क्या तुम्हें कुछ ध्यान रखना है? नाइनडस्ट ने पूछा। हम दोनों हाल ही में कुछ वाकई असाधारण जगहों पर घूम रहे हैं। हालांकि हम दोनों को अपने हुनर पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये भी सच है कि हम किसी भी पल मर सकते हैं। निंग ने आह भरी। मैं इनमें से कुछ सम्राट श्रेणी के गोलेम अपनी मातृभूमि में ही छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह अगर मैं अपना दांवमज विफल भी कर दूं और मर भी जाऊं, तो भी मेरी मातृभूमि उन सम्राट श्रेणी के गोलेम की मौजूदगी में कम से कम कुछ हद तक सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर नाइनडस्ट के मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसने पूछा, डाकनॉर्थ, क्या तुम्हारी मातृभूमि बहुत कमजोर है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने देश का सबसे ताकतवर इंसान माना जा सकता हूँ, निंग ने कहा। 3 लोग। करोड़ों साल बीत चुके थे और यह काफी बड़ा हो गया था, लेकिन दुनिया की विशालता में यह अभी भी काफी युवा था। अब तक निंग के अलावा इसका कोई और संसार दावलॉर्ड भी नहीं था। निंग अपना ध्यान इस पर कैसे न लगाए, ये बहुत भारी बोझ है। नाइनडस्ट ने आह भरी। मुझे पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। हालांकि मैंने 6 सम्राट श्रेणी के गोलेम हासिल किए हैं, लेकिन प्राचीन साधकों के लिए एक जाति के रूप में उनका कोई खास महत्व नहीं है। आखिरकार ये सभी काफी कमजोर सम्राट श्रेणी के गोलेम हैं। प्राचीन लोग अनंत प्रदेशों की 6 प्रमुख शक्तियों में से एक हैं। अगर आपको पूरी प्राचीन जाति के लिए जिम्मेदार होना है, तो आपको कम से कम एक हेगेमॉन तो बनना ही होगा, निंग ने मजाक करते हुए कहा। अगर 3 लोग कभी अनंत प्रदेशों के शीर्ष संगठनों में से एक बन पाएं, तो मुझे बहुत गर्व होगा। फुश। निंग और नाइनडस्ट एक और खाली सुरंग से निकले, जिसके दूसरे छोर पर काले वस्त्र पहने निंग खड़ा था। यह क्या है? नाइनडस्ट ने दूर काले वस्त्र पहने निंग को आश्चर्य से देखा।
मेरा प्राइमल ट्विन, निंग ने समझाया। दाओ एलायंस या ब्राइट शो किंगडम को भी नहीं पता था कि उसका एक प्राइमल ट्विन है। निंग ने पहले कभी यह बात सार्वजनिक नहीं की थी। हालांकि नाइनडस्ट उसका जीवन भर का दोस्त था। वह नाइनडस्ट से यह बात क्यों छिपाए? प्राइमल ट्विन, नाइनडस्ट दंग रह गया। तुम्हारा भी कोई प्राइमल ट्विन है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। कुछ ही क्षणों बाद वह बहुत भावुक हो गया। प्राइमल ट्विन का अस्तित्व निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसे आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तुमने इसे वाकई बहुत अच्छी तरह छुपाया है। मैं सचमुच तुमसे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। हम प्राचीन साधकों को कभी भी प्राइमल ट्विन नहीं मिल पाता, नाइनडस्ट ने कहा। आदिम जुड़वां केवल तभी बनाए जा सकते हैं जब आप नश्वर के रूप में साधना शुरू करते हैं। आप सभी प्राचीन साधक विश्व स्तर पर पैदा होते हैं। आपके पास एक कैसे हो सकता है? निंग ने आह भरी। अनगिनत नश्वर साधक एक दिन विश्व स्तर तक पहुंचने का सपना देखते हैं, लेकिन आप इस स्तर पर डाउनलॉर्ड्स के समान शरीर के साथ जन्म लेते हैं और आप हमसे ईर्ष्या करने की शिकायत करते हैं। निंग बोलते हुए वह अपने काले वस्त्र पहने प्राइमल ट्विन की ओर उड़ चला। उसने एक जेड लॉकी को प्राइमल ट्विन की ओर उड़ाया। उसके प्राइमल ट्विन ने उसे स्वीकार किया, मुड़कर एक स्पेस-टाइम सुरंग को चीर दिया और फिर चला गया। जेड की बोतल में कुल 6 सम्राट श्रेणी के गोलेम, सिथे डिस्क और कुछ अन्य खजाने थे। सम्राट श्रेणी के गोलेम निंग के लिए कुछ न कुछ काम के थे, इसीलिए उसने उनमें से आधे अपने लिए रखे और आधे 3 लोगों को दे दिए। ब्राइट शो साम्राज्य के मार्गों से होकर 30 वर्ष और यात्रा करने के बाद निंग और नाइनडस्ट अंततः एओनियन साम्राज्य में पहुंचे। एओनियन साम्राज्य। निंग और नाइनडस्ट एक अराजकता भरे ग्रह के ऊपर खड़े होकर दूर तक देख रहे थे। उस विशाल शून्य के दूसरी ओर खून का एक विशाल लहराता हुआ समुद्र था। खून के समुद्र के ऊपर एक विशाल किला था जो चमकदार, सुंदर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। ये किला खरबों किलोमीटर बड़ा होगा और इससे एक अकथनीय शक्ति का आभास निकल रहा था जो हर दिशा में फैल रहा था। निंग और नाइनडस्ट की वर्तमान शक्ति के बावजूद उन्हें एक अद्भुत दबाव का एहसास हुआ। यह एओनियन साम्राज्य था। यही वह विशाल किला था जिसने एओनियन लोगों को इतने लंबे समय तक जीवित रखा था। हेगेमोन भी एओनियन साम्राज्य। एओनियन लोगों की मातृभूमि में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मैंने हमेशा सुना है कि एओनियन साम्राज्य कितना रहस्यमय है, लेकिन मुझे कभी उसमें प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। नाइनडस्ट हंसा। अब आखिरकार मुझे मौका मिल गया है। निंग ने पूछा, क्या ऑटोक का पदक किसी चीज से गूंज रहा है? ऐसा आधे साल पहले शुरू हुआ था, नाइनडस्ट ने हंसते हुए कहा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं स्पेस-टाइम टेलीपोर्टेशन के जरिए तुम्हें लगातार अपने करीब खींचता रहा। मैं अपनी आंखों से एओनियन साम्राज्य को करीब से देखना चाहता था। यह वाकई बहुत ही अद्भुत है। नाइनडस्ट अपने सामने के दृश्य को संतुष्टि से देखता रहा। तो मैंने पिछला आधा साल ये सब बेकार में किया, है ना? निंग को भी नज़ारा बहुत पसंद आया। एओनियन किंगडम वाकई देखने लायक एक अद्भुत और खूबसूरत जगह थी। अंदर जाने का फैसला करने से पहले दोनों ने काफी देर तक उसे ध्यान से देखा। स्वूश। नाइनडस्ट ने हाथ हिलाकर निंग को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया। फिर उसने ऑटोक का पदक ऊपर उठाया और उसमें मौजूद शक्ति को सक्रिय कर दिया। धमाका। रक्त रंग की शक्ति की एक उच्च आभा ने नाइनडस्ट को ढक लिया। धमाका। ये सीधे स्पेस-टाइम को चीरती हुई नाइनडस्ट को तुरंत गायब कर गई। एओनियन साम्राज्य कई रहस्यों से भरा हुआ था। सबसे रहस्यमयी, गुप्त जगह एक खास दुनिया में थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां एओनियन लोगों को भी प्रवेश करना मुश्किल लगता था, और हर बार जब वे प्रवेश करने में कामयाब होते थे तो उन्हें पहले एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस रहस्यमयी दुनिया के ऊपर शून्य में अचानक एक दरार उभर आई। जब नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की आकृति उस दरार से बाहर उड़ गई। हम पहुंच गए। नाइनडस्ट ने अपने आसपास का नजारा देखा, कुछ उलझन में। उसका चेहरा अचानक तनावग्रस्त हो गया। उसने हाथ हिलाया, जिससे एक सफेद वस्त्रधारी युवक उसके बगल में प्रकट हुआ। हम पहले ही अंदर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, डार्कनॉर्थ। जल्दी से वहां देखो। नाइनडस्ट ने दूर की ओर इशारा किया। निंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया तो उसे एक बेहद विशाल और चमकदार आकाशीय नदी दिखाई दी। आकाशीय नदी के प्रवाह में एक उड़ता हुआ जहाज था और जहाज के सामने एक अजीब सी मीनार के आकार की उड़ती हुई वस्तु थी। मीनार के बिल्कुल सिरे पर 3 राजसी सिंहासन थे और उनके ऊपर 3 गोमेद मानवरूपी आकृतियां विराजमान थीं। मीनार में कुल 9 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड खड़े थे। कुल मिलाकर 300 चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड देखे जा सकते थे। सिथे। निंग को आश्चर्य हुआ। पुस्तक 35, अध्याय 2, बाजू। उड़ता हुआ जहाज और अजीब मीनार आमने सामने थे। मीनार के ऊपर 3 गोमेद की आकृतियां और 3 चांदी के वस्त्र पहने डाउनलॉर्ड थे। रुको, कुछ गड़बड़ है। जी। निंग और नाइनडस्ट ने तुरंत नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उनकी आभा कुछ अलग लग रही है। वे उस सिथे जैसी नहीं लग रही हैं जिसे हमने पहले देखा था। निंग ने धीरे से कहा। चलो चलकर देखते हैं, नाइनडस्ट ने कहा। निंग मान गया और दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, दोनों को उड़ते हुए जहाज के ठीक बगल में टंगा हुआ पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया। वह स्तंभ। निंग और नाइनडस्ट ने जल्दी से उसका निरीक्षण किया। पत्थर के स्तंभ पर लिखे अक्षरों को तुरंत पहचान कर पढ़ लिया। स्तंभ पर लिखा था, मैं बोलिन हूँ। मेरे 5 निजी शिष्य थे। मेरा 5वां शिष्य बाजू उन 5 में सबसे प्रतिभाशाली और सबसे शक्तिशाली था और सामान्य हेगेमॉन्स से कहीं बढ़कर था। हालांकि वह सिथे के हाथों मरने वाला पहला व्यक्ति था और सिथे द्वारा अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाने के बाद मरने वाला वह तीसरा हेगेमॉन था।
उस युद्ध में सिथे ने अपने 3 काले सम्राटों की कमान में एक पूरी रेजिमेंट को मेरे शिष्य पर घात लगाकर हमला करने और उसे मार डालने के लिए भेजा। उस युद्ध में मेरे शिष्य बाजू ने 126 रजत डाउनलॉर्ड और एक काले सम्राट को मार डाला, लेकिन अंत में उसे भी घेर लिया गया और मार दिया गया। यद्यपि मैं जितनी जल्दी हो सके उसके पास जाने की कोशिश की, फिर भी मैं थोड़ी देर से पहुंचा। अब तक युद्ध शुरू हो चुका है। अगर इस युद्ध में हमारी साधक सभ्यताएं पराजित हो जाती हैं, तो मेरी आशा है कि हमारे अनेक लोग और भी साधकों को जन्म देते रहेंगे, जो यहाँ के रजत डाउनलॉर्ड्स और काले सम्राटों के विरुद्ध स्वयं को परख सकेंगे। इस तरह उन्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि सिथे कितने शक्तिशाली हैं। याद रखें, ये सिथे जाति के सामान्य पैदल सैनिक मात्र हैं। इन्हें सच्चे सिथे अभिजात वर्ग नहीं माना जा सकता। सिथे के विरुद्ध तुम्हें अति आत्मविश्वासी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तुम युद्ध करो तो तुम्हें पूरी ताकत लगानी चाहिए। हमारे बगल में स्थित सूक्ष्म नदी के 318 निकटवर्ती ग्रहों में से प्रत्येक में एक विरासत है, जो मेरे पीछे आने वाले किसी एक हेजेमोन द्वारा छोड़ी गई थी। हम में से कोई नहीं जानता कि उनमें से कितने इस युद्ध में बचेंगे, और यह संभव है कि वे सभी नष्ट हो जाएं, जो साधक सभ्यताओं की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता के अंत और अनगिनत युगों से निर्मित एक शक्ति के अंत का प्रतीक है। वे सभी अपनी विरासत यहाँ इस आशा में छोड़ गए हैं कि हमारी साधक सभ्यताएं कभी पूरी तरह नष्ट न हों। भले ही हम साधक इस लड़ाई में हार जाएं, फिर भी मेरा मानना है कि हमारी दुनियाएं प्रतिरोध सेनानियों की एक अंतहीन धारा को जन्म देंगी। एक दिन सिथे का सफाया हो जाएगा। ये बोलिन के शब्द हैं। पत्थर के स्तंभ पर लिखे अक्षरों को पढ़कर निंग और नाइनडस्ट काफी देर तक स्तब्ध रह गए। वे उन शब्दों में निहित एक दृढ़ लड़ाकू इच्छाशक्ति को महसूस कर सकते थे। हालांकि ऑटोक बोलिन अपने शिष्य को मरते देखकर बहुत दुखी हुए थे, लेकिन जब उन्होंने इस पत्थर के स्तंभ पर लिखा तो उनका पूरा ध्यान समग्र रूप से साधक सभ्यताओं के संरक्षण पर था। सौभाग्य से हम उस युद्ध को जीत गए, निंग ने धीरे से कहा। हाँ, ऑटोक बोलिन के लिए इतनी सारी सावधानियां छोड़ना, मैं सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता कि सिथे कभी कितने शक्तिशाली थे। नाइनडस्ट ने आह भरी। निंग ने कहा, ऑटोक ने कहा कि हम इन सिल्वर डाउनलॉर्ड्स और इन ब्लैक एम्परर्स के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। क्या वे लड़ने में सक्षम हैं? नाइनडस्ट ने दूर स्थित मीनार की ओर देखा। पहले मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये कहते हुए वह तुरंत उड़कर ऊपर आ गया। एक बार जब नाइनडस्ट उड़ते हुए टॉवर की ओर बढ़ा तो टॉवर के ऊपर खड़े काले सम्राटों में से एक ने अचानक नीचे की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जाओ और उस दुश्मन को मार डालो। हाँ सम्राट। मीनार के सबसे निचले तल पर स्थित रजत डाउनलॉर्ड्स में से एक ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया। जैसे ही वह नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड की ओर उड़ा, उसकी शक्ति का आभामंडल तेजी से विस्तृत और शक्तिशाली होता गया। निंग की बात करें तो वह बस दूर से देख रहा था। उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। नाइनडस्ट जिंदा रहने में उससे कहीं बेहतर था। फुसफुसाहट। सिल्वर डाउनलॉर्ड अपने हाथों में एक लंबा भाला लेकर सीधे नाइनडस्ट की ओर बढ़ा। मैं देखना चाहता हूँ कि एक असली सिथे सिल्वर डाउनलॉर्ड कितना शक्तिशाली होता है। नाइनडस्ट युद्ध करने के लिए उत्सुक था और उसने आने वाले हमले की ओर अपना लंबा डंडा भेजा, जिससे उसके चारों ओर लहरों की एक अंतहीन श्रृंखला दिखाई देने लगी। धमाका। भाले की नोक सीधे लंबी छड़ से टकराई। नाइनडस्ट ने तुरंत अपनी लंबी छड़ को इस हद तक कांपते हुए महसूस किया कि वह लगभग उस पर से नियंत्रण खो बैठा। जहां तक लंबे भाले की बात है, उसने नीचे की ओर वार करना जारी रखा। फट। उसने नाइनडस्ट की छाती पर वार किया। नाइनडस्ट की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। एक फुफकार के साथ वह एक विशाल लहर में बदल गया जो तेजी से पीछे हट गई। तुम भागना चाहते हो? सिल्वर डाउनलॉर्ड ने हमला जारी रखा। उसका लंबा भाला प्रकाश की गति से 100 गुना अधिक गति से वार कर रहा था। नाइनडस्ट तुरंत पानी में बदल गया और अपनी तेजी से पीछे हटता रहा। स्लैश स्लैश स्लैश। सिल्वर डाउनलॉर्ड ने एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। उसके लंबे भाले की नोक अतुलनीय तेज रोशनी से चमक रही थी। नाइनडस्ट ने एक करुण चीख मारी। मैं अपने अजेय जल रूप से भी दर्द महसूस कर सकता हूँ। ये भयानक है। चीखते हुए वह भागता रहा। मेरी मदद चाहिए? निंग ने उससे चिल्लाकर पूछा। अभी नहीं, अभी नहीं। नाइनडस्ट ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि नाइनडस्ट के कुछ दूर भागने के बाद सिल्वर डाउनलॉर्ड अचानक रुक गया। सिल्वर डाउनलॉर्ड ने नाइनडस्ट को ठंडी नजरों से देखा, फिर वापस मीनार की ओर उड़ गया और नीचे की मंजिल पर अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उसकी अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल तुरंत ही लुप्त हो गया और ऐसा लगा जैसे वह सामान्य स्थिति में वापस आ गया हो। नाइनडस्ट भागकर निंग के पास आ गया और वापस इंसानी रूप में आ गया। वाह! नाइनडस्ट ने राहत की सांस ली। तुम तो सिर्फ एक ही झड़प में हार गए। निंग मुस्कुराया। वे निश्चित रूप से तीनों कुल नेताओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। नाइनडस्ट ने जल्दी से कहा। उस सिल्वर डाउनलॉर्ड के पास अत्यंत दुर्जेय भाला विद्या थी। मुझे लगता है कि वह मेरे बराबर ही था। चूंकि उसने सिल्वर डाउनलॉर्ड बनने के लिए अनुष्ठानिक बलिदान भी किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो असली सिल्वर डाउनलॉर्ड्स ऐसे ही होते हैं। उन 3 कबीले नेताओं की समझ बहुत कम थी। निंग ने सिर हिलाया। वे 3 काले सम्राट कुल 300 सिल्वर डाउनलॉर्ड्स के प्रभारी हैं। कितना भयानक! ये सिल्वर डाउनलॉर्ड्स पवित्र नगरों के स्वामी 8 आर्कॉन्स के बराबर हैं। उनमें से 300 एक साथ काम करते हैं, तो कोई हेगेमॉन भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। 300 सिल्वर डाउनलॉर्ड्स वाकई एक भयानक रूप से शक्तिशाली शक्ति थे। ऑटोक बोलिन का निजी शिष्य हेगेमॉन बाजू काफी शक्तिशाली था। हालांकि वह घिरा हुआ था, फिर भी वह 126 सिल्वर डाउनलॉर्ड्स और एक ब्लैक एम्परर को मारने में सक्षम था।
नाइनडस्ट ने आश्चर्य से आह भरी। निंग को हेगेमॉन बाजू के प्रति भी सम्मान का भाव था। डॉन युद्ध के दौरान अंतहीन प्रदेशों के दोनों हेगेमॉन उस काले सम्राट को हराने के लिए मारे गए थे। जाहिर है हेगेमॉन बाजू उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अफसोस वह फिर भी मर गया। मैं भी इसे आजमाऊंगा। निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, फिर 6 उत्तर धनुष तलवारों के साथ आगे बढ़ा। उड़ता हुआ टावर शून्य में मंडराता रहा। जैसे ही निंग उसके करीब पहुंचा, टावर के ऊपर बैठे काले सम्राटों में से एक ने निंग की ओर देखा और फिर आदेश दिया, जाओ और आक्रमणकारी को मार डालो। तुरंत मीनार के बिल्कुल नीचे भालाधारी सिल्वर डाउलॉर्ड ने स्वीकार किया, हाँ सम्राट। ये कहते हुए वह निंग की ओर उड़ चला। ये असली जीवित प्राणी नहीं है, ये तो बस नकली जीव हैं। निंग समझ गया कि ये जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी वह ऑटोक के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। 3 काले सम्राटों और 300 रजत डाउलॉर्ड्स की नकल बना पाना वाकई अविश्वसनीय था। ऑटोक वाकई अथाह ताकतवर थे। ऑटोक के नेतृत्व और अनगिनत साधकों के बलिदान की बदौलत ही वे अंततः सिथे को खत्म करने में कामयाब हो पाए, हालांकि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, सिल्वर डाउलॉर्ड ने अपने लंबे भाले को एक गोलाकार चाप में घुमाते हुए अदम्य अंदाज में निंग की ओर बढ़ाया। क्लैंग। निंग ने सिल्वर डाउलॉर्ड के हमलों को प्रभावित करने के लिए ओमेगा स्वॉर्ड दाओ 16 का उपयोग करते हुए अपनी तलवार से धीरे से वार करते हुए चकमा दिया। हालांकि सिल्वर डाउलॉर्ड का हमला नाइनडस्ट की स्टाफ 8 के बराबर था, फिर भी निंग उससे थोड़ा बेहतर था। हालांकि अंतर इतना ज्यादा नहीं था और सिल्वर डाउलॉर्ड की दूसरी खूबियों ने इसकी भरपाई कर दी। क्लैंग 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 बूम। दोनों लड़ते रहे, जिससे हर दिशा में शॉकवेव फूटने लगी, जिससे शून्य कांपने लगा। निंग और सिल्वर डाउलॉर्ड के बीच मुकाबला बराबरी का था। अरे, मीनार के ऊपर बैठे काले सम्राटों में से एक ने भौहें चढ़ाईं। इतना समय बीत जाने के बाद भी उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया। तुम में से कोई और जाओ और उसे मार डालो। हाँ सम्राट। तुरंत एक सिल्वर डाउलॉर्ड कुल्हाड़ी की एक जोड़ी को पकड़े हुए भी हमला किया, जिससे निंग को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। भागने के बारे में सोचना भी मत। भालाधारी डाउलॉर्ड और कुल्हाड़ीधारी डाउलॉर्ड एक साथ चिल्लाए। दोनों ने निंग को घेर लिया था और उस पर चिमटी से हमला कर रहे थे। निंग तुरंत ही मुश्किल में पड़ गया, लेकिन अपनी रक्षात्मक क्षमता और 6 उत्तरी धनुष तलवारों की बदौलत वह टिक पाया। बचाव करते हुए वह तेज गति से पीछे हटता रहा। अरे, एक और, जाओ। मीनार के ऊपर से काले सम्राट ने फिर आदेश दिया, जिससे एक तीसरा सिल्वर डाउलॉर्ड आगे बढ़ा। इसकी पीठ पर एक विशाल युद्ध तलवार था। हालांकि उसके पहुंचने से पहले ही निंग महत्वपूर्ण दूरी से आगे बढ़ चुका था और तब तक सभी सिल्वर डाउलॉर्ड भी पीछे हट गए। ये कुछ ऐसा था जिसे ऑटोक बोलिन ने लागू किया था। उसने ये सब इन जूनियर्स को शांत करने और प्रशिक्षित करने के लिए किया था, न कि उन्हें मारने के लिए। कितनी मुश्किल चुनौती है। अगर एक काम न करे तो 2 भेजो, अगर 2 नहीं कर पाए तो 3 भेजो। निंग ने सिर हिलाया। अगर हम कभी भी सभी 300 सिल्वर डाउलॉर्ड्स और सभी 3 ब्लैक सम्राटों को एक साथ हमला करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो गए तो यह वास्तव में कुछ होगा, नाइनडस्ट ने उत्सुकता से कहा। हाँ, इसके लिए आपको अपना दांव-मच पूरा करने के बाद इंतजार करना होगा, निंग ने कहा। ओह ठीक है। ऑटोक बोलिन ने कहा था कि हमारे सबसे नजदीकी 318 ग्रहों पर विभिन्न हेजेमोन्स की विरासतें हैं। चलो देखते हैं। ठीक है। नाइनडस्ट भी उत्सुक था। स्वूश स्वूश। दोनों तेजी से पत्थर के स्तंभ के सबसे नजदीक स्थित ग्रह की ओर उड़ चले। ये ग्रह ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 10,000 किलोमीटर की परिधि का। जैसे ही वे ग्रह के ऊपर उतरे, उन्हें तुरंत अपने मन में शक्ति की एक लहर का संचार महसूस हुआ। उन्हें एक 4 पैरों वाले जानवर की मानसिक छवि धुंधली सी दिखाई दे रही थी जो उनके सामने खड़ा था और उसकी आवाज उनके मन में गूंज रही थी। मैं हेगेमॉन 1000 राइनोज हूँ, ऑटोक बोलिन का अनुचर। सिथे के विरुद्ध युद्ध शुरू हो चुका है और हम सभी हेगेमॉन ऑटोक बोलिन के साथ सिथे के विरुद्ध युद्ध में जा रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, इसलिए मैंने अपनी सभी अंतर्दृष्टियां और सर्वोच्च तकनीकें यहीं छोड़ दी हैं। साधक सभ्यताएं नष्ट नहीं होंगी, सिथे एक दिन नष्ट हो जाएंगे। पुस्तक 35 अध्याय 3 एक भारी एहसास। जी निंग काफी भावुक और प्रेरित महसूस कर रहा था। वह समझ सकता था कि हेगेमॉन 1000 राइनोज सिथे से मौत तक लड़ने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था और यह भी समझ सकता था कि हेगेमॉन ने समग्र रूप से साधक सभ्यताओं से कितनी आशाएं रखी थीं। मुझे आश्चर्य है कि यह वरिष्ठ भोर युद्ध में बच पाया या नहीं। निंग जानता था कि भोर युद्ध कितना क्रूर था, क्योंकि उस काल में अनंत प्रदेशों के सभी हेजेमोन भोर युद्ध में मारे गए थे। चाहे कुछ भी हो, अंततः हमारी जीत हुई। उन सभी मारे गए साधकों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। धमाका। निंग के दिमाग में ढेर सारी जानकारी भरते ही शक्ति की एक लहर दौड़ गई। ये हेगेमॉन 1000 राइनोज की विरासत थी। निंग ने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का प्रशिक्षण लिया था और ऑटोक के दाव से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। अब तक उसकी दृष्टि कई लोगों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो चुकी थी। ये हेगेमॉन स्तरीय विरासतें उसके अपने दाव की तुलना में उसके लिए उपयोगी थीं, लेकिन गुप्त कलाएं उसके लिए ज्यादा मददगार थीं। कुछ देर बाद निंग और नाइनडस्ट उस छोटे ग्रह के ऊपर अपनी ख्यालों से जाग उठे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अविश्वसनीय। नाइनडस्ट की आवाज थोड़ी भारी थी। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय। निंग ने सिर हिलाया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि साधक सभ्यताएं जारी रहें, उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। इन विरासतों को सीखते समय उन्होंने हमसे कोई जीवन रक्त की शपथ लेने की भी मांग नहीं की। हाँ, नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। ये सच था, किसी को भी जीवन भर की शपथ लेने के लिए मजबूर नहीं किया गया था।
ये समझना जरूरी है कि विरासत जितनी ज्यादा मूल्यवान होगी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि उत्तराधिकारी को उसे सीखने के लिए जीवन भर की शपथ लेनी होगी। वैकल्पिक ब्रह्मांड में तलवार हेजमोन, गोलियों का आदर्श ब्राइट शो हेजमोन, इन सभी को आजीवन शपथ लेनी पड़ती थी कि उनकी शिक्षाएं बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाएंगी। यहाँ तक कि वास्थेवन पैलेस जैसे अपेक्षाकृत साधारण संप्रदायों को भी इन शपथों की आवश्यकता होती थी। वास्थेवन पैलेस की उन अपेक्षाकृत साधारण तकनीकों और दिव्य क्षमताओं को त्रिलोकों तक पहुंचाने के लिए निंग को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन हजार गैंडे एक महान अधिपति थे और फिर भी उन्होंने अनगिनत युगों में जो विरासतें विकसित की थीं, उन्हें निंग और नाइनडस्ट को बिना किसी हिचकिचाहट के सौंप दिया था। यहाँ तक कि उनसे जीवन भर की शपथ लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। चलो उस दूसरे ग्रह पर चलते हैं, निंग ने कहा। चलो चलें, नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। स्वॉश स्वॉश, दोनों प्रकाश की किरणों की तरह एक दूसरे के बगल में उड़ते हुए अपने सबसे नजदीकी ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। ये ग्रह भी काफी छोटा था, सिर्फ 10,000 किलोमीटर आकार का। जब उनके पैर ग्रह के ऊपर पड़े तो उन्होंने एक बार फिर महसूस किया कि उनके मन में शक्ति की लहर दौड़ गई है। इस बार निंग को ऐसा लगा जैसे उसे एक बर्फीले पंखों वाला आदमी दिखाई दे रहा है जिससे सफेद रोशनी का एक प्रभामंडल निकल रहा है। मैं देव सम्राट हेलोंग हूँ, ऑटोक बोलिन का अनुचर और एक अन्य लोक का स्वामी। मैंने अपना स्वयं का चर्च स्थापित किया है और अनगिनत वर्षों में मैंने अपने संगठन को 3 संपूर्ण लोकलोकों में फैलाया है। मैंने सोचा था कि मैं अपना विजय अभियान जारी रख पाऊंगा, लेकिन सिथे के प्रकट होने से मुझे होश आया। तभी मुझे समझ आया कि सिथे के लिए मैं एक आसानी से कुचली जा सकने वाली चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। सिथे सभी साधकों को गुलाम बनाना चाहते हैं। हमारे जैसे जो लोग समर्पण करने से इनकार करते हैं वे सभी मृत्यु के अधीन हैं। हालांकि मैं अनगिनत वर्षों से जीवित हूँ और अनगिनत वर्षों तक विजय प्राप्त की है, फिर भी जब मैं सोचता हूँ कि कैसे सभी साधक सभ्यताएं एक दिन सिथे द्वारा गुलाम बना ली जाएंगी, तो मेरे मन में केवल एक ही विचार आता है, उनका सफाया करना। मैं, देव सम्राट हेलोंग, सभी सिथे का वध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। भावी साधकों, यदि हम अपने कार्य में असफल होते हैं तो आपको हमारी जगह ये कार्य करना होगा। मारो मारो मारो, तुम्हें हर एक सिथे का सफाया करना होगा। बर्फीले पंखों वाले उस आदमी की ऊंची नेक आवाज में जानलेवा द्वेष भरा था, जो इतना प्रबल था कि निंग के दाव हृदय तक हिल गया। कुछ ही क्षणों में उसके मन में ढेर सारी जानकारी उमड़ने लगी। यही सब कुछ था जो देव सम्राट हेलोंग के पास था। काफी देर बाद निंग और नाइनडस्ट ने अपनी आंखें खोलीं और एक दूसरे को देखा। ऐसी शक्ति, नाइनडस्ट दंग रह गया। मुझे लगा था कि हाफ स्वॉर्ड कला काफी अनोखी है, लेकिन किसने सोचा था कि देव सम्राट हेलोंग भी ऐसी ही एक तकनीक, देव सम्राट का सर्वनाश कला, लेकर आएंगे। निंग ने सिर हिलाया। यह एक और तकनीक थी जो हृदय शक्ति और दिव्य शक्ति के उत्तम सम्मिश्रण की अनुमति देती थी। इस तकनीक की बदौलत देव सम्राट हेलोंग शक्ति के उस स्तर तक पहुंच गए थे जो सामान्य हेगेमॉन्स से भी आगे निकल गया था। यही वह शक्ति थी जिसने उन्हें एक अन्य ब्रह्मांड पर नियंत्रण करने और फिर अपने संगठन को 3 अलग अलग लोकों में फैलाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की। उनके चर्च में कुल 8 हेगेमॉन्स थे। नाइनडस्ट ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये शक्तिशाली आकृति जीवित बच पाई होगी। वह कितना ताकतवर था, ये पूरी तरह मुमकिन है कि उसने ऐसा किया हो। फिर भी निंग को अपने इस अनुमान पर भरोसा नहीं था। सम्राट श्रेणी के गोलेमों से सिथे के बारे में जो जानकारी उन्हें मिली थी उसने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया था, और ये तो शायद हिमशैल का बस एक छोटा सा हिस्सा था। देव सम्राट हेलोंग बहुत शक्तिशाली थे, हाँ, लेकिन सिथे की तुलना में, जैसा कि देव सम्राट ने कहा था, वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे एक के बाद एक ग्रहों पर गए, एक विरासत से दूसरी विरासत तक उड़ान भरते रहे और उन सबको इकट्ठा करते रहे। इस विशाल आकाशीय नदी में खरबों ग्रह और तारे थे, लेकिन उड़ने वाले यान के सबसे नजदीकी 318 ग्रहों में ही विरासतें थीं। कुल 318 आधिपत्यवादी विरासतें। उन्होंने उन उपदेशों को सुना जो इन आधिपत्यवादियों ने भावी पीढ़ी के लिए छोड़े थे। वे उस असीम ज्ञान और अवर्णनीय परिश्रम को महसूस कर सकते थे जो हर विरासत में व्याप्त था, और हर मामले में न तो निंग और न ही नाइनडस्ट को जीवन भर की शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया। वाह! निंग ने एक लंबी आह भरी। उसे लगा जैसे वह अपने दिल पर पड़े दबाव को बाहर निकाल रहा है। इनमें से किसी के लिए भी आजीवन शपथ की आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, हमें अपनी इच्छानुसार सभी 318 आधिपत्यवादी विरासतों को प्रसारित करने की अनुमति है। नाइनडस्ट ने आश्चर्य से आह भरी। हमें वास्तव में पूरी आजादी दी गई है। निंग भी उत्साहित था। इतनी सारी तकनीकें, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं, और उन्हें अपनी इच्छानुसार इन्हें प्रसारित करने की अनुमति थी। उसकी मातृभूमि त्रिलोक को अब अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक बढ़ने के लिए एक सच्चा आधार मिलेगा। ये वरिष्ठ लोग शायद चाहते थे कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं, निंग ने कहा। अगर उस महायुद्ध में साधक सभ्यताएं सचमुच हार जाती तो स्वाभाविक रूप से और अधिक शक्तिशाली साधकों को पैदा करने की जरूरत पड़ती। इस युद्ध के लिए उन्होंने मृत्यु का भय भी त्याग दिया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें दूसरों द्वारा अपनी विरासत आगे बढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आखिरकार युद्ध हमारी ही जीत गया। नाइनडस्ट ने भावुक होकर आह भरी। इस तरह आज का हर संगठन अपनी अनमोल विरासतों का बेहद ख्याल रखता है और उन्हें दूसरों तक पहुंचाने से बिल्कुल इनकार करता है। अतीत में साधक सभ्यताएं सिथे के विरुद्ध एक पूर्ण युद्ध का सामना कर रही थीं। सिथे बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे, इसलिए साधक सभ्यताएं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरुद्ध हो गईं। निंग ने अपना सिर हिलाया। बाहरी खतरा आंतरिक एकता को जन्म देता है,
लेकिन जैसे ही खतरे से निपटा जाता है, आंतरिक कलह एक बार फिर प्रकट हो जाती है। 3 लोगों जैसे छोटे से स्थान में भी भयंकर गृहयुद्ध होते थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे कुलों में भी आंतरिक कलह होती थी। अनंत प्रदेशों जैसे विशाल स्थान की तो बात ही छोड़िए, विभिन्न लोक ब्रह्मांड संभवतः एक दूसरे के विरुद्ध भी लड़ते थे। उदाहरण के लिए डार्क किंगडम में वे शरणार्थी शामिल थे जो किसी अन्य लोक ब्रह्मांड से भाग कर आए थे। परिणामस्वरूप उन्हें अनंत प्रदेशों के स्थानीय लोगों द्वारा बहिष्कृत और प्रताड़ित किया गया। डार्क नॉर्थ, नाइनडस्ट ने गंभीरता से कहा। निंग ने उसकी ओर देखा। नाइनडस्ट ने कहा, हम इन विरासतों को यूं ही नहीं बांट सकते। अगर किसी बड़ी ताकत को पता चल गया कि हमारे पास क्या है तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। सहमत। हर एक संगठन की नींव उसके शक्तिशाली विशेषज्ञों और उसकी अनमोल विरासतों पर टिकी होती है। निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे जाने के बाद मैं घर वापस जाने की योजना बना रहा हूँ, नाइनडस्ट ने गंभीरता से कहा। हमने जो भी विरासतें हासिल की हैं, मैं उन्हें लिखूंगा और उनका लिपिबद्ध करूंगा। मैं अपने अवतार को उन्हें अपने पास रखने दूंगा और उन्हें सार्वजनिक नहीं करूंगा। मैं ये चीजें बाकी प्राचीनों तक तभी पहुंचाऊंगा जब मैं मर जाऊंगा या अपना दांवमज प्रयास पूरा कर लूंगा। नाइनडस्ट ने आह भरी। इन विरासतों का बहुत बड़ा असर होगा। अगर मैं इन्हें जल्द ही सार्वजनिक कर दूं तो शायद मेरे लिए इसके कुछ खास नतीजे होंगे। अपना दांवमज पूरा करने के बाद मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं रहेगी, और अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहेगी। मैं भी इन्हें प्रेषित करने में कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। निंग ने सिर हिलाया। मेरी मातृभूमि अभी भी बहुत कमजोर है। अंततः वह ये विरासतें त्रिलोकों को देने वाला था, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती थी। निंग पहले त्रिलोकों को धीरे धीरे उन सूक्ष्म तकनीकों, दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं से परिचित कराने की तैयारी कर रहा था जो प्रथम चरण के दाव लॉर्ड्स के लिए उपयुक्त थीं, और अधिक गहन तकनीकों के बारे में वह इसे धीरे धीरे करेगा। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो वह स्वाभाविक रूप से पूर्ण संचरण की व्यवस्था कर लेता। 300 से ज्यादा हेगेमॉन्स की विरासत। इससे निंग और नाइनडस्ट दोनों पर भारी दबाव पड़ा। दोनों में से किसी ने भी उन्हें यूं ही आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वे अभी भी बहुत कमजोर थे। अगर वे खुद हेगेमॉनी पहुंच जाते तो उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। एक ग्रह के शिखर पर निंग और नाइनडस्ट एक अस्थायी फूस की झोपड़ी और एक अस्थायी लकड़ी के केबिन में एकांत ध्यान में लीन थे। दोनों को इन विरासतों को ठीक से पचाने के लिए समय चाहिए था। हेगेमन्स ने अपने संदेशों में जो विशाल युद्ध आशय भरा था वह वास्तव में उनके लिए भी एक प्रकार का संयम था, जिसके कारण उनके दोनों दाव हृदय में थोड़ा परिवर्तन आया। इन चीजों के साथ दावमज में सफल होने की मेरी संभावना एक बार फिर बढ़ गई है। नाइनडस्ट चेहरे पर मुस्कान लिए हुए अस्थायी लॉग केबिन से बाहर चला गया। एक शून्य सागर जेडसील, एक ऑटोक का दाव मार्गदर्शन और 300 से ज्यादा आधिपत्यवादी विरासतें। नाइनडस्ट को और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगा था। अरे, डार्कनॉर्थ अभी भी ध्यान कर रहा है। वह मुझसे काफी धीमा है। नाइनडस्ट हंसा, फिर उड़ते हुए टॉवर की ओर देखने लगा। उन सिल्वर डॉलॉर्ड्स को फिर से परखने का समय आ गया है। झपट्टा, नाइनडस्ट आसमान में उड़ गया। हालांकि वह सिल्वर डॉलॉर्ड से कहीं कमजोर था, फिर भी कम से कम खुद को सुरक्षित तो रख पाएगा। यह उसके लिए खुद को संयमित करने का एक अच्छा मौका था। पुस्तक 35, अध्याय 4, अजीब ग्रह। जी निंग को इन विरासतों को पचाने के लिए नाइनडस्ट से कहीं ज्यादा समय लगा, क्योंकि नाइनडस्ट पहले ही एक दाव लॉर्ड के रूप में वर्ष तक पहुंच चुका था। उसे बस अपने दाव को निखारना था और अनुभव इकट्ठा करना था ताकि दावमज में सफल होने की उसकी संभावनाएं बढ़ जाएं। हालांकि निंग अलग था। वह सिर्फ तीसरे चरण का एक दाव लॉर्ड था, जिसका मतलब था कि उसे और भी ज्यादा अंतर्दृष्टि की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से उसे इन आधिपत्यवादी विरासतों में खुद को पूरी लगन से डुबोना था। इस यात्रा से हमें वाकई बहुत कुछ हासिल हुआ है। निंग अपनी अस्थायी कुटिया से बाहर निकला, फिर दूर उड़ते हुए टॉवर को घूरने लगा। 300 से ज्यादा हेगेमॉन्स की विरासत। यह मेरे और तीनों लोगों दोनों के लिए बहुत मददगार होगी। निंग के लिए दिव्य क्षमताएं बेकार थीं, लेकिन गुप्त कलाएं बेहद उपयोगी थीं। हालांकि उसके पास दूसरी दुनिया के उस मृत तलवार हेगेमॉन द्वारा प्रदान की गई एक गुप्त कला थी, लेकिन इन 300 से ज्यादा हेगेमॉन ने उससे कहीं ज्यादा प्रदान की थी। दरअसल 4 ऐसे थे जो तलवार के दाव पर केंद्रित थे। निंग ने आखिरकार एक गुप्त कला चुन ली जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। एक बार जब मैं चौथे चरण का दाव लॉर्ड बन जाऊंगा तो मैं इन दोनों गुप्त कलाओं का एक साथ प्रशिक्षण लूंगा। एक बार जब मैं अपने यिन यांग तलवार क्षेत्र के माध्यम से इन दोनों का उपयोग करूंगा तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे को सुदृढ़ और सहायक बनाएंगी। निंग ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या होगा। गुप्त कलाओं को चुनने में एक खास तरह की कुशलता होती है, और गुप्त कला जितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है उतनी ही ज्यादा जरूरतें होती हैं कि उसे चलाने वाले की दाव के बारे में गहरी समझ हो। उदाहरण के लिए 9 नवीनता कलाओं में महारत हासिल करने और 9 प्रकार की दाव बिजली को एक साथ मिलाने में सक्षम होना आवश्यक था। निंडस्ट की रिपल वाटर कला के लिए जल के दाव में अद्भुत अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। तलवार के आधिपत्य की गुप्त कला और निंग द्वारा चुनी गई यह नई गुप्त कला दोनों ही तलवार के दाव पर केंद्रित थीं। दोनों के लिए धारक को उस दाव के बारे में बहुत कुछ जानना आवश्यक था। नाइनडस्ट, निंग जोर से पुकारा। उसकी आवाज अंतरिक्ष की धाराओं से गुजरकर दूर बैठे नाइनडस्ट के कानों तक पहुंची, जो 10 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर युद्ध कर रहा था। हा, नाइनडस्ट जल्दी से पीछे हट गया। सिल्वर डाउलॉर्ड से दूर हटते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। डार्कनॉर्थ, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। जिस तरह से आपने अभी अभी युद्ध किया है उससे लगता है कि आपने अपने अंतिम प्रहारों को और भी बेहतर बना लिया है।
आपने उस बेहद आक्रामक लाठीनुमा मुद्रा को पानी जैसी तरलता के साथ अंजाम दिया। इससे पता चलता है कि जल के दांव पर आपकी महारत और भी बेहतर हो गई है। निंग एक प्रकाश की किरण की तरह उड़ता हुआ आया और तेजी से नाइनडस्ट के पास पहुंचकर उसकी प्रशंसा करने लगा। उन सैकड़ों हेगेमॉन्स में से 25 जल के दांव में कुशल थे, जिससे मुझे उनकी अंतर्दृष्टि से बहुत लाभ हुआ। मुझे लगता है कि दांवमज में मेरी संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नाइनडस्ट ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। मुझे लगता है कि मेरे पास 10% संभावना है। 10%? ये सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन आमतौर पर डाउनलॉड्स का डाउमज पूरा करने का प्रतिशत 100वें हिस्से से भी कम होता है। बधाई हो, निंग ने प्रसन्नता से कहा। उसे नाइनडस्ट के लिए सचमुच बहुत खुशी हुई। हालांकि उसने ऑटॉक का दाव मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था और हेगेमन्स की अनेक विरासतों का भी अवलोकन कर लिया था, फिर भी उसका मार्ग ओमेगा स्वॉर्ड दाव का ही था। यह मार्ग नाइनडस्ट द्वारा चुने गए मार्ग से अनगिनत गुना अधिक कठिन था। इन अन्य विरासतों से उसे कितना लाभ होगा, इसकी एक सीमा थी। उन हेगेमन्स में से किसी ने भी ओमेगा दाव नहीं चुना था, इसलिए दावमज में उसकी संभावनाएं अभी भी उतनी ही नगण्य थीं जितनी पहले थीं। अगर वह अपने दावमज में असफल रहा और नाइनडस्ट सफल रहा, तो वह नाइनडस्ट से तीनों लोगों की देखभाल करने के लिए मदद मांगेगा। अगर कोई हेगेमॉन उस पर नजर रखता, तो उसके निवासियों का जीवन बहुत आसान हो जाता। तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा समझ आ गई होगी, नाइनडस्ट ने कहा। मैं अभी पूरी तरह से वहां नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक सफलता के करीब पहुंच गया हूं, निंग ने कहा। 300 से ज्यादा हेगेमॉन्स के अनुभवों का विश्लेषण करने के बाद निंग को अपने हेवन ब्रेकर रुख के बारे में काफी नई अंतर्दृष्टियां मिल गई थीं। वह इसके चौथे चरण तक पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं था। बस अब बहुत हो गई बातें। अब मैं उन सिल्वर डाउनलॉड्स से थोड़ा मुकाबला करने जा रहा हूँ। निंग ने तुरंत 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, फिर 6 नॉर्थबो तलवारें तैयार करके उड़ते हुए टॉवर की ओर दौड़ा। कुछ ही क्षणों बाद उड़ते हुए टॉवर के शीर्ष पर खड़े एक गोमेद मानव ने 3 चांदी के डाउनलॉड्स को हमला करने का आदेश दिया। उसने फिर से आने की हिम्मत की। उसे मार डालो, इस डाउनलॉड को मार डालो। तीनों सिल्वर डाउनलॉड निंग की ओर बढ़े और निंग बाहरी परिधि के पास रुककर उनसे लड़ने लगा। जब उसे लगा कि वह अब और नहीं टिक पाएगा, तो वह तुरंत परिधि से बाहर चला गया। इस तरह सिल्वर डाउनलॉड भी पीछे हट गए। निंग और नाइनडस्ट दोनों ही ऑटॉक बोलिन के इरादों को समझ गए थे। ऑटॉक बोलिन ने इस दुनिया का निर्माण किया था और फिर अपने सैकड़ों हेगेमॉन अनुचरों से अपनी विरासतें यहाँ छोड़वाई थीं, ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि भविष्य के साधकों को अच्छी अमर तकनीकों, दिव्य क्षमताओं और गुप्त कलाओं तक पहुंच प्राप्त हो। वह तो यहाँ तक चला गया था कि उसने सिथे के काले सम्राटों और रजत डाउनलॉड्स की नकलें बना दी। ये सब किसानों की युद्ध शक्ति में सुधार करने के लिए था। उसने सचमुच अपना दिल इसमें डाल दिया, निंग ने भावुक होकर कहा। डार्क नॉर्थ। कई सालों की लड़ाई के बाद नाइनडस्ट अचानक चिल्लाया। हमने अभी तक उस उड़ने वाले जहाज का दौरा नहीं किया है। क्या हमें अंदर जाकर देखना नहीं चाहिए? निंग ने कहा। ऑटो और बोलिन ने यह नहीं कहा था कि उस जहाज में कोई खजाना है। पत्थर के स्तंभ पर सिर्फ इतना लिखा था कि कोई नकली सिथे से मुकाबला कर सकता है और हेगेमन्स से विरासत हासिल कर सकता है। हमें फिर भी जाकर देखना चाहिए। सिल्वर डाउनलॉड्स के खिलाफ सिर्फ स्पैरिंग करना वैसे भी थोड़ा उबाऊ होता है। अब तक तो मैं उनकी हर एक तकनीक समझ गया हूँ, नाइनडस्ट ने कहा। सच है, अब तो युद्ध करना बेकार ही है। निंग इस आकलन से सहमत था। 3 सिल्वर डाउनलॉड्स से लड़ते हुए वह अक्सर खुद को संभाल नहीं पाता था और इसलिए पीछे हटने को मजबूर हो जाता था, लेकिन ऐसा उसकी कम समझ की वजह से नहीं था। दरअसल वह उन तीनों से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर था। समस्या ये थी कि उसके दुश्मन अविश्वसनीय रूप से तेज और ताकतवर थे और उसका कोई जवाब नहीं था। इस वजह से निंग के लिए उनसे मुकाबला करना सीमित था। चलो सावधान रहें, निंग ने चेतावनी दी। सब ठीक होना चाहिए। ऑटॉक बोलिन ने हमारे लिए जाल नहीं बिछाए होते, नाइनडस्ट ने कहा। फिर भी उसने पहले अपने सम्राट श्रेणी के गोलेम में से एक को टोह लेने के लिए भेजने का फैसला किया। उड़ता जहाज अंदर से बिल्कुल खाली था। अंदर न तो कोई जाल था, न ही कोई खजाना। अंदर की दीवारों पर बस कुछ शब्द लिखे थे। आधिपत्य से बाहर निकलकर निरंकुश शासन तक पहुंचने का एकमात्र तरीका पर्याप्त अनुभव प्राप्त करना है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये शब्द राजसी गरिमा से भरे थे। जाहिर है ये शब्द खुद ऑटॉक बोलिन ने छोड़े थे। पर्याप्त अनुभव संचित करें। निंग और नाइनडस्ट शब्दों की पंक्ति को बहुत देर तक देखते रहे। इस पर ज्यादा बात मत करो। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती दाउमज है। निंग मुस्कुराया। दाउमज में कामयाबी मिलने के बाद इसकी चिंता करेंगे। सहमत, नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। ओह ठीक है डार्क नॉर्थ, हमने ये सारा समय उड़ने वाले जहाज के आसपास के इलाके में बिताया है। हमने इस दुनिया के बाकी हिस्सों की खोज नहीं की है। सच कहूँ तो इस जगह के हमारे लिए कितने उपयोगी होने की एक सीमा है। मैं इस इलाके को थोड़ा और तलाशने की योजना बना रहा हूँ। अगर यहाँ और कुछ नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहते हो तो मैं पास के किसी ग्रह पर इंतजार कर सकता हूँ और वहाँ तब तक प्रशिक्षण ले सकता हूँ जब तक तुम जाने के लिए तैयार न हो जाओ। ये जगह मेरे लिए भी ज्यादा काम की नहीं है। निंग ने सहमति जताई। चलो घूमकर देखते हैं कि क्या क्या देखने लायक है, उसके बाद हम चलेंगे। ऑटॉक द्वारा रचित यह संसार अत्यंत विशाल था। निंग और नाइनडस्ट उसके ऊपर शून्य में खड़े थे। हृदयलोक, उतर आओ। बस एक विचार के साथ निंग ने अपने विशाल हृदयलोक प्रक्षेपण को नीचे की ओर गड़गड़ाहट के साथ भेजा। ये तेजी से हर दिशा में फैल गया और पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया।
और नाइन डस्ट ने पूछा। इस दुनिया के बाकी हिस्से पूरी तरह से खाली और हर चीज से रहित हैं। निंग ने दूर की ओर इशारा किया। बस वही एक अपवाद है। ऐसा लगता है कि सूक्ष्म नदी इस पूरी दुनिया से होकर गुजरती है और उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल बिखेरता है। मेरा हृदय लोक प्रक्षेपण भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। ओह, लगता है हमें इस आकाशीय नदी को देखने में थोड़ा समय लगाना चाहिए। नाइन डस्ट उत्साह से भर गया। चलो चलें। स्वश स्वश दोनों तुरंत सूक्ष्म नदी में प्रवेश कर गए और उसमें उड़ने लगे। उड़ने वाला जहाज, उड़ने वाला टावर और 318 छोटे ग्रह उस विशाल सूक्ष्म नदी के एक छोटे से हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं थे जो उस विशाल दुनिया में व्याप्त थी जिसमें वे थे। यहाँ अनगिनत तारे हैं, लेकिन वे सभी बिल्कुल साधारण लगते हैं। नाइन डस्ट को जो मिला उससे वह निराश था। अब तक वे 3 महीने से ज्यादा समय से उड़ रहे थे और लगभग आधी आकाशीय नदी की खोज कर चुके थे। गड़गड़ाहट। दूर एक विशाल ग्रह था जो धीरे धीरे अपनी जगह पर घूम रहा था और एक अदम्य वैभव का आभास दे रहा था। निंग और नाइन डस्ट बहुत दूर से भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे थे, जिससे उनकी आंखें सिकुड़ गईं। ये याद रखना जरूरी है कि बाकी सभी ग्रह छोटे थे, आकार में केवल 10,000 किलोमीटर या उससे भी कम। हालांकि जिस विशाल ग्रह को वे दूर से स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे उसका व्यास कम से कम 10 अरब किलोमीटर रहा होगा। कितना विशाल ग्रह है और कितनी शक्तिशाली आभा। तो क्या इस सूक्ष्म नदी के अंदर वाकई कोई खास जगह है? निंग और नाइन डस्ट ने एक दूसरे को देखा, फिर तुरंत उसकी ओर उड़ चले। जैसे जैसे वे करीब आते गए वे उसे और भी साफ देख पा रहे थे। ये ग्रह बिल्कुल अनोखा था। एक तरफ इसकी लपटों का एक धधकता लाल सागर था जो अविश्वसनीय गर्मी का आभास दे रहा था। उस तरफ उठती ज्वाला की लहरें दरअसल दाव की ही लहरों से भरी थीं और हर एक लहर में चौथे चरण के दाव लॉर्ड के पूरे प्रहार के बराबर बल था। इससे निंग और नाइन डस्ट को झटका लगा। ग्रह के दूसरी ओर गहरे नीले पानी की एक अंतहीन धारा थी जिससे असीम शीतलता का आभास फैल रहा था। ये शीतलता दूसरी ओर भी उतनी ही शक्तिशाली दाव लहरें विकीर्ण कर रही थी। कितना अनोखा ग्रह है। निंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक तरफ आग की लपटों का सागर था, दूसरी तरफ बर्फीले पानी का सागर। दोनों तरफ से दाव के गहन रहस्य प्रकट हो रहे थे। जहां गर्म और ठंडी ऊर्जाएं आपस में मिलती और टकराती थीं, वहां गोलार्ध के उस चौराहे पर धुंध की एक अंतहीन घनी रेखा दिखाई दे रही थी। धुंध के गहरे भीतर वे एक विशाल वृक्ष का मुकुट स्पष्ट रूप से देख सकते थे। साथ ही ऊपर से लटकते हुए कुछ लंबे, पतले, लाल लाल फल भी देख सकते थे। इन पत्तों को देखकर लगता है कि यह 8 प्रकार के पवित्र रक्तफलों में से एक होना चाहिए, ओमनिगेडन रक्तफल। लेकिन ये फल थोड़े अजीब लग रहे हैं और सामान्य तौर पर एक ओमनिगेडन रक्तफल के पेड़ पर हर कटाई में सिर्फ 3 फल ही लगने चाहिए। मैं पहले से ही पेड़ के मुकुट से लगभग 6 फल उगते हुए देख सकता हूँ और बाकी सब धुंध से ढका हुआ है। निंग हैरान था। क्या ये किसी और तरह का फल है? नाइन डस्ट, क्या तुम इस फलदार पेड़ को पहचान सकते हो? पुस्तक 35 अध्याय 5 पर्यवेक्षकों से घिरा हुआ। तने, शाखाओं, पत्तियों और फल की आभा को देखते हुए नाइन डस्ट ने भी हैरानी से भौहें चढ़ाईं। हाँ, यह निश्चित रूप से एक ओमनिगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष होना चाहिए। वह एक प्राचीन साधक था जिसका जाति में बहुत ऊंचा दर्जा था। परिणामस्वरूप वह अराजकता की दुनिया की अधिकांश कीमती सामग्रियों और अवयवों से परिचित था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जी निंग ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, ओमनिगेडन ब्लड फ्रूट गोल और चिकने होते हैं। वे इतने लंबे और पतले नहीं लगते। इसके अलावा फल बहुत ज्यादा होते हैं और पेड़ भी थोड़ा बड़ा लगता है, नाइन डस्ट ने कहा। निंग ने पलकें झपकाईं। ठीक है, उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन साधारण ओमनिगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ लगभग 30 मीटर ऊंचे होते हैं। हालांकि दूर धुंध से ढके उस पेड़ का मुकुट 30 लाख मीटर से भी ज्यादा ऊंचा रहा होगा। हालांकि यह थोड़ा अजीब लग रहा है। ये पेड़ वाकई एक अनमोल खजाना है। नाइन डस्ट की निगाहें उत्सुकता से गर्म हो गईं। उन रक्तफलों की आभा देखकर लगता है कि वे वाकई असाधारण होंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं, निंग ने कहा। दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सावधानी से गहरी धुंध में उड़ान भरी। जल्द ही वे कोहरे से घिरे क्षेत्र के ठीक बाहर उस जगह पर पहुंच गए जहां धधकती गर्मी और चिलचिलाती ठंड का मिलन हुआ था और धुंध पैदा हुई थी। निंग और नाइन डस्ट अभी भी कोहरे से घिरे क्षेत्र में कई हजार किलोमीटर तक देख पा रहे थे। फुफकार। एक तरफ से धधकती गर्मी की झुलसा देने वाली लहरें उन पर बरस रही थीं, जबकि दूसरी तरफ से बर्फीली ऊर्जा की ठंडी लहरें उनकी ओर बह रही थीं। निंग और नाइन डस्ट जमीन की उस पतली संकरी पट्टी पर उतरे जहां 2 प्राकृतिक समुद्र आपस में मिले और टकराए। ओह, कुछ और बच्चे अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी जो चाकू और तलवारों के आपस में टकराने जैसी लग रही थी। निंग और नाइन डस्ट दोनों बुरी तरह चौंक गए। वे जल्दी से आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़े और देखा कि दूर का कोहरा तेजी से छटने लगा है। गहरे नीले रंग की एक किरण जो कोहरे से भी ज्यादा घनी थी उसमें से निकलकर कोहरे को चीरती हुई निकल रही थी। निंग और नाइन डस्ट ने जल्द ही एक अजीब गहरे नीले रंग का जीव देखा जो समुद्री ड्रैगन जैसा दिख रहा था और दुनिया के दोनों किनारों के बीच के पतले किनारे पर रेंग रहा था। वह अपनी गहरी सुनहरी आंखों से निंग और नाइन डस्ट को घूर रहा था। ये गहरे नीले रंग का ड्रैगन मानो पूरी तरह से जमी हुई बर्फ से गड़ा गया हो और इससे अविश्वसनीय शक्ति की ठंडी आभा निकल रही थी। बहुत संभव है कि दूसरी श्रेणी के डाउनलॉर्ड्स की भी असली आत्माएं जम जाएंगी और फिर चकनाचूर हो जाएंगी, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी, बशर्ते उनके पास जीवन रक्षा के विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके न हों। हाँ, दिलचस्प है। 2 जवान लड़के खेलने आए हैं।
आखिरकार चीजें दिलचस्प हो रही हैं। दूसरी तरफ से भी एक गहरी गड़गड़ाहट भरी हंसी गूंजी और निंग और नाइनडस्ट दोनों जल्दी से मुड़कर देखने लगे। घना कोहरा एक बार फिर छट गया और किनारे के दूसरी ओर से एक मांसल 4 खुरों वाला अग्निमय घोड़ा प्रकट हुआ जो निंग और नाइनडस्ट की ओर चलने लगा। गहरे नीले रंग के ड्रैगन और उग्र घोड़े ने निंग और नाइनडस्ट को कुछ जिज्ञासा से देखा। डार्क नॉर्थ, इस जगह में जरूर कुछ राज छिपे हैं। नाइनडस्ट थोड़ा घबरा गया और मन ही मन बोला, ये दोनों बहुत ताकतवर हैं और बहुत बड़ा खतरा है। मुझे चिंता है कि मैं इनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। हम उनका जवाब मुक्का मार कर देंगे। निंग बिल्कुल शांत रहा। इन दो अजीब जानवरों ने उस पर भी दबाव डाला, लेकिन फिर भी उसे अपनी जिंदा रहने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। नाइनडस्ट ने अचानक जोर से पुकारा, नमस्कार वरिष्ठ जन। ओह कितना अच्छा, एक जूनियर जो सही व्यवहार करना जानता है। गहरे नीले रंग के ड्रैगन ने अपना विशाल ड्रैकोनिक सिर नीचे करके निंग और नाइनडस्ट को देखा। इतनी सारी अराजकता के बाद एओनियंस ने आखिरकार एक और डाउनलॉर्ड भेज ही दिया। लेकिन तुम दोनों एओनियंस जैसे नहीं लग रहे। क्या एओनियंस को एहसास हो गया है कि वे हार चुके हैं और उन्होंने बाहरी लोगों से मदद मांगने का फैसला किया है? एओनियंस सचमुच बेकार हैं। जलते हुए घोड़े ने हंसते हुए कहा, ये दुनिया उनके पास है, लेकिन वे एक भी सच्चा शक्तिशाली विशेषज्ञ पैदा नहीं कर पाए हैं। सम्राटों की बात करें तो उनके पास तो एक भी हेगेमॉन नहीं है। जहाँ तक डाउनलॉर्ड्स की बात है तो उनके सभी औसत दर्जे के हैं। चूंकि तुम दोनों डाउनलॉर्ड हो, इसलिए हम हमेशा की तरह उन्हीं नियमों का पालन करेंगे। अगर तुम हम दोनों को हरा दोगे तो हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। गहरे नीले समुद्री ड्रैगन ने कहा, तुम्हें केवल हम दोनों को हराना है। जलता हुआ घोड़ा भी काफी उत्सुक था। निंग और नाइनडस्ट दोनों इस बात से हैरान थे। वे अब समझने लगे थे। वरिष्ठों, निंग ने कहा, क्या हमें आपको अकेले हराना होगा या समूह में लड़ना होगा? तुम दोनों बच्चे एक एक करके हम पर हमला कर सकते हो। समुद्री ड्रैगन ने ठहाका लगाया। पहले मुझसे लड़ो, फिर उस उग्र आदमी से। अगर तुम हम दोनों को अलग अलग हरा सको तो तुम्हें अपनी मर्जी करने की इजाजत होगी। सोना बंद करो, तुम सब यहाँ आओ। जलते हुए घोड़े ने अपना सिर ऊपर उठाया और एक जोरदार चीख मारी जो इस ग्रह के हर इंच में गूंज उठी। वूश! पूरा विशाल ग्रह अचानक कांपने और गड़गड़ाने लगा क्योंकि दोनों तरफ के दो विशाल समुद्र हिलने लगे। एक के बाद एक गहरे नीले समुद्री अजगर गहरे नीले समुद्र से बाहर उड़ने लगे और साथ ही आग के समुद्र से और भी ज्यादा जलते हुए घोड़े उड़ते हुए दिखाई दिए। उनके आकार और ताकत में अंतर था और बड़े घोड़ों की आभा निंग के सामने खड़े दो घोड़ों से भी ज्यादा भयानक थी। छोटे घोड़े थोड़े कमजोर थे। लगभग 100 समुद्री ड्रैगन और जलते हुए घोड़े वहां प्रकट हुए। वे सभी इस क्षेत्र की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। ये तो बहुत भयानक है। नाइनडस्ट इससे बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत निंग को संदेश भेजा, क्या इस ग्रह पर सचमुच इतने सारे जीव छिपे हैं? अगर वे सब एक साथ हमला कर दें तो मुझे डर है कि सिर्फ हेगेमॉन ही बच पाएंगे। हाँ, निंग को दोनों समूहों के भयानक खतरे का एहसास हो गया। ये जानवर बहुत ज्यादा ताकतवर थे। न तो वह और न ही नाइनडस्ट उनका सामना कर सकते थे। इतने सारे जानवरों से घिरे और देखे जाने पर निंग और नाइनडस्ट दोनों को बहुत दबाव महसूस हुआ। ये हमारी जाति के सदस्य हैं, निंग के सामने गहरे नीले समुद्री ड्रैगन ने कहा। चिंता मत करो, चूंकि तुम दोनों केवल डाउनलॉर्ड हो, वे बस एक तरफ खड़े होकर देखेंगे। अगर कोई सम्राट आया तो आगे बढ़ने के लिए उसे हमारी दोनों जातियों को हराना होगा। केवल डाउनलॉर्ड होने के नाते हम दोनों को हराना ही काफी होगा, वरना तुम इस ग्रह के किसी भी खजाने को लेकर जाने के बारे में भूल जाओ। तुम दोनों में से कौन पहले हमला करेगा? जलता हुआ घोड़ा अधीर होने लगा था। निंग और नाइनडस्ट दोनों ही स्तब्ध रह गए। नाइनडस्ट ने मन ही मन कहा, एओनियंस के पास कोई हेगेमॉन नहीं है। ऐसा लगता है कि वे इन दोनों जातियों को हरा नहीं पा रहे हैं और मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें एक ऐसे डाउनलॉर्ड को जन्म देने में कितना समय लगेगा जो बिना किसी मदद के इन दोनों जानवरों को हरा सके। हाँ, मैं पहले जाऊंगा और देखूंगा कि ये जानवर कितने मजबूत हैं, निंग ने कहा। ये तुम पर निर्भर करेगा। मेरे पास तो कोई गोली ही नहीं है, नाइनडस्ट ने बेबसी से कहा। उसका अवचेतन मन उस पर खतरे की चीखें लगा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह समझ जाए कि वह इन दोनों जानवरों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। जमीन की पतली पट्टी के दोनों छोर पर खड़े दो विशालकाय जानवर अपने सामने पड़े छोटे से बिंदु को घूर रहे थे। दूर दो विशाल समुद्रों के बीच लगभग 200 भयानक जानवरों की दो प्रजातियां उत्सुकता से देख रही थीं। मैं पहले जाऊंगा, निंग ने ऊंची आवाज में कहा। अच्छा, गहरे नीले समुद्री ड्रैगन ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। आगे आओ नौजवान। निंग ने तुरंत 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और अपनी 6 उत्तरधनुष तलवारें तैयार कर लीं। जब निंग तुरंत आकाश में उड़ गया, प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेज। हाय, बहुत तेज। समुद्री ड्रैगन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत और उत्साह से अपना दाहिना पंजा हिलाया और प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेजी से निंग की ओर वार किया। इस पंजों के वार से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड निकली जो निंग के छोटे से शरीर तक पहुंच गई। निंग लगभग भूतिया अंदाज में आगे बढ़ा। उसे बस अपने ब्लेड के सपाट हिस्से को दाहिने पंजे पर हल्के से मारना था ताकि वह एक तरफ हट जाए और फिर सीधे समुद्री ड्रैगन की तरफ बढ़ गया। ये डाउनलॉर्ड बुरा नहीं है, वह बहुत सख्त है। एओनियन डाउनलॉर्ड्स खुद बहुत कमजोर हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें अपनी मदद के लिए इतना शक्तिशाली युवा कहाँ से मिला।
दोनों पशु प्रजातियां दूर समुद्र से उत्सुकता से युद्ध को देख रही थीं और युद्ध के आगे बढ़ने पर टिप्पणियां कर रही थीं। तोड़ो। निंग ने सीधे समुद्री ड्रैगन के पार्श्व भाग पर वार किया। उसकी उत्तरी धनुष तलवार ने तुरंत उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव रक्तपात का प्रदर्शन किया। धुंध से बनी एक तलवार आसमान को चीरती हुई सीधे गहरे नीले पार्श्व भाग पर वार कर गई। समुद्री ड्रैगन न केवल बर्फ के एक विशाल टुकड़े से गड़ा हुआ लग रहा था, बल्कि वास्तव में वह मोटी सघन बर्फ की परतों से ढका हुआ था। वार तलवार की नोक बर्फ में धंस गई, लेकिन बर्फ की सबसे बाहरी परत पर बस एक छोटा सा घाव ही रह गया। कुछ ही क्षणों बाद ठंडी ऊर्जा आगे की ओर प्रवाहित हुई और तेजी से नुकसान की भरपाई कर दी। फूश। गहरे नीले समुद्री ड्रैगन का विशाल शरीर अचानक पीछे की ओर उड़ गया, एक कोड़े की तरह कुंडलित होकर फिर आकाश में आगे की ओर झटका मारा, जिससे आकाश में एक विशाल भ्रामक लहर प्रकट हुई। वह बहुत तेज और बहुत विशाल था। निंग के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उसने तुरंत अपनी 6 उत्तरी धनुष तलवारों का इस्तेमाल करके बचाव किया, क्योंकि समुद्री ड्रैगन ने अपना विशाल शरीर सीधे निंग पर पटक दिया था। धमाका। ऐसा लगा जैसे किसी छोटे से मच्छर को मारने के लिए एक विशाल चाबुक का इस्तेमाल किया गया हो। निंग को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त शक्ति फैल गई हो, जिससे वह बेकाबू होकर पीछे की ओर उड़ गया। वह दूर जमीन पर जा गिरा, जिससे 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक विशाल दरार बन गई। अरे, वह मरा नहीं है ना? गहरे नीले रंग का समुद्री ड्रैगन आसमान में मंडरा रहा था, चिंता से नीचे की ओर देख रहा था। जब उसे लगा कि निंग को अभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तभी उसे थोड़ी राहत मिली। पुस्तक 35 अध्याय 6 समझ गया। जी निंग पहले ही उस लंबी दरार से उड़कर उसके पास आ गया था। स्वाभाविक रूप से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। पत्थर की हेलेफेंट दीवार के अंदर स्थित खंडहर में करोड़ों साल बिताने के बाद उसने बहुत पहले ही अपने शरीर को उच्च श्रेणी के शाश्वत हथियारों के अनुकूल बनाने के लिए प्रशिक्षित कर लिया था। इसके अलावा उसके पास हेगेमोन कवच भी था। अगर उसने तलवारबाजी का इस्तेमाल न भी किया होता तो भी वह इस प्रहार को झेल सकता था। उसकी रक्षात्मक तलवारबाजी की शक्ति को देखते हुए उसे उड़ाए जाने का एकमात्र कारण ये था कि समुद्री ड्रैगन ने अपने शरीर को चाबुक की तरह झटका दिया था, जिससे इतना जबरदस्त वेग पैदा हुआ कि वह खुद को पीछे की ओर उड़ने से रोक नहीं सका। ऐसी शक्ति। निंग ने अपना सिर उठाया और आसमान में गहरे नीले समुद्री ड्रैगन को गंभीरता से देखने लगा। हा, मुझे खुशी है कि तुम नहीं मरे। मुझे डर था कि मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा। वो बहुत बोरिंग होता। हवा में कुंडली मारे समुद्री ड्रैगन ने नीचे निंग की तरफ देखा। उसकी आवाज तेज थी। डार्कनॉर्थ, क्या तुम इसे हरा सकते हो? नाइनडेस्ट ने मन ही मन पूछा। निंग के चेहरे पर गंभीरता थी। ये थोड़ा मुश्किल होगा। जब ये स्थिर रहता है तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब ये हिलना शुरू करता है तो इसका पूरा शरीर एक लचीले लंबे चाबुक की तरह वार करता है। इसकी हरकतें बेहद अप्रत्याशित होती हैं और मैं समय रहते बच नहीं पाया, इसीलिए मैं उड़ते हुए नीचे गिर गया। वह बहुत पहले ही अपनी छायाहीन मुद्रा के चौथे चरण में पहुंच चुका था और उसकी हरकतें बेहद अप्रत्याशित थीं, लेकिन फिर भी वह समुद्री ड्रैगन द्वारा उड़ा दिया गया था। निंग समझ गया कि इसका मतलब है कि समुद्री ड्रैगन की हरकतें भी उसकी तरह ही भूतिया और अप्रत्याशित थीं। बढ़ो। निंग जोर से दहाड़ा। फुफकार। निंग का दिव्य शरीर नाटकीय रूप से आकार में बढ़ने लगा। 3 सिरों और 6 भुजाओं वाला एक विशालकाय पर्वताकार विशालकाय शरीर बन गया। उसके हाथों में मौजूद 6 उत्तरधनुष तलवारें भी अत्यंत विशाल हो गईं। ओह, वह बड़ा हो गया। समुद्री ड्रैगन ने उत्सुकता से देखा। हम मेरे सामान्य आकार में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मेरे पास बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। निंग की आवाज तेज हुई। मेरे पास बस एक ही विकल्प है कि मैं बड़ा हो जाऊं और तुमसे अच्छी दूरी बनाकर रहूं। इस तरह मैं कुछ हमलों से बच सकता हूं। वे एक दूसरे से जितने दूर होंगे, निंग को उतनी ही अधिक जगह में काम करना होगा। जानते हो जवान दोस्त, मुझे अपनी फुर्ती और अपनी अप्रत्याशितता पर पूरा भरोसा है। आओ फिर से नाचें। समुद्री ड्रैगन अचानक नीचे की ओर झपटा। फुफकार। उसका घुमावदार शरीर कोड़े की तरह उछला और आकाश में एक चाप बनाता हुआ सीधा निंग की ओर झपटा। निंग अपनी धुंधली तलवारों में से एक को भूतिया ब्लॉक में इस्तेमाल करते हुए जल्दी से पीछे की ओर बढ़ा। खड़खड़ाहट। तलवार की रोशनी समुद्री ड्रैगन के पंजों से टकराई। फुफ। समुद्री ड्रैगन की पूंछ निंग की ओर तेजी से झपट्टा मारती हुई आए। इस प्रहार से मानो अंतरिक्ष ही फट गया हो, और यह प्रहार इतना तेज था कि निंग अवाक रह गया। फुसफुस फुसफुस। फुसफुसाते हुए निंग ने अपना ओमेगा स्वॉर्ड दाव सोलहॉट निष्पादित करते हुए जल्दी से पीछे हट गया। सौभाग्य से वह स्वयं भी अप्रत्याशित रूप से फुर्तीला था और प्रकाश की गति से भी 100 गुना तेज गति से चल रहा था। समुद्री ड्रैगन ने जोरदार दहाड़ लगाई और खुद को कुंडली मारकर बैठ गया। उसकी पूंछ बाहर की ओर उठी और उसका ऊपरी शरीर नीचे की ओर झुका, जिससे उसके भयंकर ड्रेकोनिक पंजे सीधे निंग की ओर बढ़ गए। धमाका धमाका। खुशकिस्मती से निंग के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं, जिससे वह इस भयानक प्रहार को बमुश्किल रोक पाया। लेकिन समुद्री अजगर ने अचानक अपने विशाल ड्रैकोनिक जबड़े खोले और निंग की ओर झपटा। निंग इस भयानक दंश से बचने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। धमाका। समुद्री अजगर ने निंग की ओर सिर के बल हमला किया। भागते हुए निंग पर जोरदार प्रहार किया और उसे और भी पीछे की ओर उड़ा दिया। वह काफी दूर तक उड़ने के बाद ही रुका और निंग वापस युद्ध के मैदान में उड़ गया। बहुत तेज और बहुत फिसलन भरा। निंग का सिर दुखने लगा था। समुद्री ड्रैगन का पूरा शरीर जमी हुई बर्फ की बेहद मोटी परतों से ढका हुआ था, जिसका मतलब था कि उसकी कोई कमजोरी नहीं थी जिसका फायदा उठाया जा सके।
उसके शरीर का हर एक हिस्सा हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। वह अविश्वसनीय रूप से तेज और फिसलन भरा भी था, बिना रुके लगातार हमले करने में सक्षम। मैंने हमेशा जीत हासिल करने के लिए अपनी गति और अप्रत्याशित हमलों पर भरोसा किया है, लेकिन ये समुद्री ड्रैगन इन क्षेत्रों में मुझसे बेहतर है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। लगता है मेरे पास अब बस कच्ची ताकत से आगे निकलने का ही विकल्प है। मुझे लगता है मैं कोशिश जरूर करूंगा। जबरदस्त अपरिष्कृत शक्ति के साथ सामने से वार करें। दुश्मन के हमले चाहे कितने भी अप्रत्याशित क्यों न हो, अगर आप बिना रुके सीधे आगे बढ़ सकते हैं, बस हमला जमीन पर हो, दुश्मन हार जाएगा। निंग ने अभी तक अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि गहरे नीले समुद्री ड्रैगन के साथ उसकी पहली भिड़ंत में जो हुआ था, उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव ब्लड ड्रॉप समुद्री ड्रैगन के शरीर पर जमी बर्फ की मोटी परतों में बस एक छोटा सा घाव ही कर पाया था। निंग को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि बर्फ का वह कवच कितना भयानक और मजबूत था, और इसलिए उसे अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर और उसकी संभावनाओं पर भरोसा नहीं था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे कोशिश तो करनी ही थी। ये बच्चा काफी तेज है और उसकी तलवारबाजी भी काफी जबरदस्त है। हालांकि वह थोड़ा कमजोर जरूर है, पर कम से कम वह अच्छी टक्कर तो दे सकता है। हमारे लिए ऐसे दुर्जेय डाउलॉर्ड का सामना करना बहुत दुर्लभ है। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि उसकी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता भी काफी जबरदस्त है। उसे अभी तक कोई चोट नहीं लगी है। दो विशाल समुद्रों में खड़े लगभग 200 जानवर इस युद्ध को देखने में बहुत रुचि रखते थे और देखते हुए बातें करते रहते थे। डार्कनॉर्थ बंद हो गया है। नाइनडस्ट की चिंता बढ़ने लगी थी। दरअसल हम किसी ऐसी चीज से टकरा गए हैं जिसके हमले उससे भी ज्यादा अजीब हैं और जो उतनी ही तेज है जितनी उसकी। फिर से निंग चिल्लाया। इस बार उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसने अपनी बाकी 5 उत्तरधनुष तलवारें रख दी, सिर्फ एक तलवार पीछे छोड़ दी। उसकी सभी 6 भुजाओं ने बची हुई एकमात्र तलवार को कसकर जकड़ लिया। धमाका 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 धमाका। निंग जमीन पर दौड़ने लगा। उसकी गति उतनी तेज नहीं थी, प्रकाश की गति से 100 गुना से भी कम, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता गया उसका आभामंडल और भी शक्तिशाली होता गया। ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शक्ति संचय में निहित है। पर्याप्त शक्ति संचय करने के बाद ही आप उसे एक भयानक प्रहार में छोड़ सकते थे। तभी निंग अपना असली सबसे शक्तिशाली प्रहार कर सकता था। अरे, हवा में उड़ता समुद्री ड्रैगन ये देखकर थोड़ा चौंका, फिर उत्तेजित हो गया। लगता है उसका आभामंडल काफी उग्र हो गया है, लेकिन मुझे खुद ही परखना होगा कि वह कितना शक्तिशाली है। उम्मीद है कि वह निराश नहीं करेगा। समुद्री ड्रैगन ने उत्तेजित होकर दहाड़ लगाई, फिर नीचे की ओर झपटा और सीधे निंग की ओर झपटा। उसने न तो बचने के लिए कोई कदम उठाया, न ही उसे ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई। निंग आगे बढ़ता रहा, उसकी गति और आभा चरम पर पहुंच गई थी। रईप समुद्री ड्रैगन ने अपने ड्रेकोनिक पंजों से आकाश को चीरते हुए निंग पर हमला किया। अब मेरे लिए तोड़ दो। निंग जोर से दहाड़ा। उसके 6 हाथ उसकी तलवार के चारों ओर कसकर जकड़े हुए थे। जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, उसमें और ज्यादा ऊर्जा डाल दी। वह पहले ही धुंध से बनी तलवार की ऊर्जा के एक घने धुंधले स्तंभ में बदल चुकी थी, जिसका वजन और घनत्व अविश्वसनीय था। फिर निंग ने नीचे की ओर एक जोरदार वार किया, जिससे धुंध का वह घना स्तंभ अचानक फट गया। ये किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था और उसकी सारी शक्ति और पराक्रम उस वार से फूट पड़ा। धुंध से बनी तलवार की ऊर्जा का भव्य मोटा स्तंभ मानो अचानक फटकर एक चमकदार तारे में बदल गया हो जो सुपरनोवा बन गया हो। उसकी सारी शक्ति एक पल में ही मुक्त हो गई और वह सीधे ड्रैकोनिक पंजों से टकराया। धमाका। एक भयानक बल की लहर निकली, जिससे निंग पीछे की ओर गिर पड़ा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा तेजी से उड़ गया। समुद्री ड्रैगन पहले तो काफी उत्साहित था, लेकिन उस भयानक टक्कर से उसका शरीर भी कांप उठा। शक्तिशाली शॉकवेव उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसे उल्टा कर दिया और पीछे की ओर भी उड़ा दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर पर जमी बर्फ के टुकड़े टुकड़े होने और टूटने की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे वह लगभग कछुए के खोल जैसा दिखने लगा। बर्फ के कुछ टूटे हुए टुकड़े तो उससे गिरने भी लगे। अफसोस, वह जीव तुरंत सीधा हुआ और आसमान में रुक गया। उसका शरीर पहले तो खूबसूरती से चमक रहा था, लेकिन अब वह अनगिनत बदसूरत दरारों और जख्मों से ढका हुआ था जो उसके पूरे शरीर पर फैले हुए थे। हालांकि ठंडी ऊर्जा का एक घना आभामंडल तेजी से उसके शरीर को ढकने लगा, जिससे दरारें और घाव जल्दी भर गए। एक सांस लेने से भी कम समय में उसके कई बदसूरत जख्म पूरी तरह से भर गए थे। इतनी जल्दी ठीक हो गया? दर्शक नाइनडस्ट अवाक रह गया। ये तो मुसीबत बन जाएगा। हा, फिर से निंग पीछे की ओर उड़ गया था, लेकिन वह एक अदम्य आभा के साथ सीधे आगे बढ़ा, ऊंची ऊंची हंसी के साथ दहाड़ता हुआ। उसके 6 भुजाओं में अभी भी केवल एक तलवार थी और पंगु की तरह स्वर्ग को पृथ्वी से अलग करते हुए उसने एक बार फिर अंतहीन शक्ति के साथ एक भयंकर वार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत समय हो गया था इतना मजा किए हुए। गहरे नीले रंग का समुद्री ड्रैगन भी आगे बढ़ा। इस बार उसने अपनी विशाल पूंछ से निंग पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी तलवार सीधे निंग की तलवार से जा टकराई। धमाका। दोनों एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गए। इस बार समुद्री ड्रैगन तैयार था, इसलिए उसके शरीर पर थोड़े कम घाव और दरारें आईं, जो फिर से दिखाई दी। वे जल्दी ठीक हो गईं। दोबारा, हाँ फिर से। निंग युद्ध करने की इच्छा से भर गया। वह बार बार आगे बढ़ा और गहरे नीले समुद्री ड्रैगन से सीधे टकराने के लिए अपनी अदम्य शक्ति का प्रयोग किया।
समुद्री ड्रैगन इस लड़ाई से शुरू में तो काफी उत्साहित था, लेकिन जल्द ही वह हार मान गया और ऊब गया। वह निंग से सीधे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास निंग के सीधे और प्रभावशाली ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवनब्रेकर से बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार निंग उससे कहीं कम फुर्तीला था। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा कितनी देर तक टिक पाएगी। गहरे नीले समुद्री ड्रैगन को गुस्सा आने लगा और वह बार बार निंग से टकराने लगा। धमाका धमाका धमाका, दोनों बार बार टकरा रहे थे, जिससे दोनों समुद्रों से देख रहे जानवरों के दो समूह हैरान हो गए। उस डाउलॉर्ड को क्या हो रहा है? उसे पता है कि इस तरह जीतने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये तो अजीब लगता है। वह इस तरह नहीं जीत पाएगा। वह तब तक नहीं जीत पाएगा जब तक वह जमी हुई बर्फ को एक ही झटके में चकनाचूर न कर दे। निंग बेशक मूर्ख नहीं था। हालांकि जब उसने पहली बार गहरे नीले समुद्री ड्रैगन से सीधे भिड़ने के लिए अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर का इस्तेमाल किया था, तो उस उग्र लेकिन रोमांचक एहसास ने उसे अंतर्दृष्टि की एक चिंगारी दी थी। उसे और भी ज्यादा अंतर्दृष्टि मिलने लगी। यही वजह थी कि वह समुद्री ड्रैगन पर अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर का जोरदार इस्तेमाल करता रहा, इस उम्मीद में कि आखिरकार वह अपने हेवन ब्रेकर रुख को चौथे चरण तक पहुंचा पाएगा। धमाका, 98वीं टक्कर के साथ निंग का चेहरा उत्साह से चमक उठा और वह पीछे की ओर उड़ गया। अब समझ आया, आखिरकार समझ आया। पुस्तक 35 अध्याय 7 ऑटोक्स डिक्री। जी निंग को आखिरकार प्रकाश दिखाई दिया और उसका स्वर्ग भंजक रुख चौथे रुख तक पहुंच गया। अब उसका रक्त बूंद रुख, छाया रहित रुख, स्वर्ग भंजक रुख, यिन यांग रुख और 16 रुख सभी चौथे चरण तक पहुंच गए थे। ये 5 रुख एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे को सुदृढ़ कर रहे थे, जिससे निंग को पूर्णता और संपूर्णता का एहसास हो रहा था। हालांकि वह जानता था कि पूर्णता का यह एहसास ही असली शिखर नहीं था। जब वह इन 5 रुखों को अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव चौथे चरण में पूरी तरह से मिलाएगा, तभी उन्हें गुणात्मक सफलता मिलेगी। मैं बस एक कदम दूर हूँ। एक बार यह कदम उठा लूं तो मैं चौथे चरण का दावलॉर्ड बन जाऊंगा। जब ऐसा होगा तो मेरा एकमात्र विचार यही होगा कि मुझे दावमज में शामिल होना चाहिए या नहीं। निंग उत्साह से भर गया। दावमज, उसे लग रहा था कि उसके जीतने की संभावनाएं बहुत कम हैं। उसने इस बारे में ज्यादा उम्मीदें रखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन चौथे चरण का दावलॉर्ड बनते ही वह नाटकीय रूप से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जैसे जैसे हाथस्वॉर्ड कला की उसकी समझ धीरे धीरे बढ़ती गई, वह शायद पवित्र नगरों के आर्कॉन्स के स्तर को पार कर हेगेमॉन के स्तर के करीब पहुंच गया। सम्राट हाथस्वॉर्ड तलवार के दाव में अपनी महारत के मामले में निंग से कमतर था, लेकिन हाथस्वॉर्ड कला के सभी 15 आसनों में अपनी पूरी महारत के कारण वह हेगेमॉन के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया था। निंग को तलवार के दाव की बहुत अच्छी समझ थी और वह हाथस्वॉर्ड कला में भी एक अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उसके लिए एक दिन शक्ति में हेगेमन्स के बराबर होना पूरी तरह से संभव था। उस स्तर की शक्ति के साथ वह साहसिक कार्य करने में सक्षम हो सकेगा और शायद वह कुछ ऐसा खोजने में सक्षम हो सकेगा जिसका उपयोग वह एक ऑटॉप को स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटने और यूवेई को पुनर्जीवित करने के लिए राजी करने में कर सकेगा। एक बार जब मैं वह अंतिम कदम उठा लूंगा और चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बन जाऊंगा, तो मैं एक बार फिर एज्योर फ्लावर एस्टेट को चुनौती दूंगा। वहाँ जो नियति मेरा इंतजार कर रही है वह निश्चित रूप से असाधारण है। निंग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन पहले तो उसे चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनना था। हालांकि वह अपनी सभी 5 मुद्राओं में चौथे चरण तक पहुंच चुका था, फिर भी उसे उन्हें अपने अंतिम ओमेगा स्वॉर्ड दाव में मिलाना था। इस कदम में कितना समय लगेगा? यह अगले ही पल जितना तेज हो सकता है, लेकिन एक अराजकता चक्र या 100 अराजकता चक्रों जितना धीमा भी हो सकता है। अरे, हवा में उड़ते समुद्री ड्रैगन ने सफेद वस्त्र पहने युवक को नीचे देखा। उसे एहसास हुआ कि युवक रुक गया है। उसने गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, बच्चे, क्या तुम इतनी लड़ाई से थक गए हो? तुम पागलों की तरह मुझसे आमने सामने लड़ रहे थे। मुझे लगता है तुमने अपनी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होगा। दूर खड़ा निंग हल्का सा मुस्कुराया। चलो फिर से करते हैं। अगर तुम अब भी मेरे वार को झेल सको तो मैं लड़ाई रोक दूंगा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। डार्क नॉर्थ, क्या उसने? दूर बैठा नाइनडस्ट ये देखकर सचमुच चौंक गया। ये युवक अचानक इतनी साहसिक बात क्यों कह रहा है? क्या वह जीत हासिल करने का कोई तरीका लेकर आया? चलिए देखते हैं वह क्या योजना बना रहा है। दोनों समुद्रों में जानवरों की 2 प्रजातियां दूर से उत्सुकता से देख रही थीं। वे देखना चाहते थे कि इस अंतिम संघर्ष में डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ कौन सी तकनीक इस्तेमाल करेगा। धमाका, निंग अचानक अतुलनीय क्रूरता के साथ आगे बढ़ा और एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे दूर गहरे नीले समुद्री ड्रैगन की ओर जा रही थी। 3 सिरों वाले 6 भुजाओं वाले निंग ने एक बार फिर अपने 6 हाथों को उत्तरी धनुष तलवार की मूठ के चारों ओर लपेट लिया और उसे एक प्रबल शक्ति की आभा से भर दिया। जैसे ही उसने उसे एक प्रभावशाली धुंध रूपी तलवार में बदल दिया। फिर यही तकनीक, क्या यही वह पहले इस्तेमाल नहीं करता था? सब हैरान थे। निंग से लड़ रहा समुद्री ड्रैगन भी उलझन में था, लेकिन उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने गुस्से से चीख मारी और आगे बढ़ गया। निंग की अपनी चपलता और तलवारबाजी के कारण उसके लिए बचना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने सीधे हमले का सामना करने का फैसला किया। फुफ, जैसे ही समुद्री अजगर निंग की ओर बढ़ा, उसने अचानक अपनी पूंछ को बाहर निकाला और निंग पर एक विशाल लंबे चाबुक की तरह वार किया। फट, निंग ने अचानक एक जबरदस्त चीख मारी। उसके हाथ में मौजूद अलौकिक धुंध जैसी तलवार अचानक शक्ति से फट गई और समुद्री ड्रैगन की पूंछ से टकराते ही लाखों गुना तेज हो गई।
धमाका। जैसे ही समुद्री ड्रैगन निंग की तलवार से टकराया, उसे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। ओमेगा स्वॉर्ड दाओ हेवन ब्रेकर की शक्ति आखिरी क्षण में ही स्पष्ट हुई जब उसने अपनी संचित शक्ति को मुक्त किया। एक सुप्त ज्वालामुखी बहुत ही साधारण और असाधारण होता है। कोई भी उसके विस्फोट के क्षण में ही समझ सकता था कि वह वास्तव में कितना भयानक था। समुद्री ड्रैगन ने महसूस किया कि शक्ति का एक भयानक उभार तुरंत उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। धमाका। उसका पूरा बर्फीला कवच बस कुछ पल के लिए ही बल झेल पाया। एक धड़कन के बाद पूरा कवच चकनाचूर हो गया। नहीं, सिर्फ बर्फीले कवच के अलावा अंदर का शरीर भी चकनाचूर हो गया। पूरा गहरा नीला समुद्री ड्रैगन बर्फ के टुकड़े की तरह बिखर गया और पल भर में अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। निंग की बात करें तो वह सिर्फ 30 मीटर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। वह आंखों के टूटे हुए टुकड़ों को गौर से देखता रहा और देखता रहा कि कैसे ऊर्जा की एक धारा जमी हुई बर्फ से निकलकर एक धुंधली आकृति में इकट्ठा हो गई, जो बिल्कुल समुद्री ड्रैगन जैसी लग रही थी। उस मायावी समुद्री ड्रैगन ने निंग की ओर देखा, फिर हंसा। मेरा जमा हुआ रूप अनगिनत सालों में बना था, लेकिन तुमने उसे यूं ही तोड़ दिया। कमाल है, कमाल है, तुम जीत गए। निंग ने राहत की सांस ली। उसने देखा कि कैसे वह मायावी समुद्री ड्रैगन उस क्षेत्र की बर्फीली ऊर्जा से धीरे धीरे अपना शरीर फिर से बना रहा था। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ होने में कम से कम 10,000 साल लगेंगे। प्राणी ने आगे कहा, फिर भी भले ही तुम्हारा ये रुख मेरे खिलाफ उपयोगी था, लेकिन वहां मौजूद उस उग्र जीव के खिलाफ ये बेकार होगा। मेरी विशेषता चपलता और अप्रत्याशितता में है, लेकिन उस उग्र जीव का कौशल अत्यधिक भयंकर हमलों में है। बोलने के बाद वह जीव गहरे नीले समुद्र में चला गया। उसमें उड़ता रहा और फिर उसकी सतह के ऊपर मंडराता रहा। उसके शरीर के चारों ओर प्रचुर मात्रा में जलीय ऊर्जा घूम रही थी, जिसे वह लगातार खींचता और अवशोषित करता रहा। जीत गया, वह वास्तव में जीत गया। उस तलवार का वार बहुत ही भयंकर था। उसने उस जमे हुए शरीर को चकनाचूर कर दिया। सैकड़ों दर्शक जानवर हैरान रह गए। नाइन डस्ट बेहद उत्साहित था। वह सीधा निंग की ओर दौड़ा। डार्क नॉर्थ, तुम जीत गए। हाँ, ये दोनों जानवर दो मिलते जुलते जोड़े होने चाहिए। एक अंतहीन ठंड की आभा बिखेरता है, दूसरा अंतहीन लपटों से बना है। इनकी शक्ति एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। चूंकि तुम एक को हरा पाए, तो तुम्हें दूसरे को भी हरा पाना चाहिए। मुझे तुम्हारी जीत अभी से दिखाई दे रही है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। निंग ने दूर जलते हुए घोड़े को घूरा, फिर धीमी आवाज में कहा, वे एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक को दूसरे की तुलना में हराना ज्यादा आसान हो सकता है। उदाहरण के लिए, निंग को हराना बेहद मुश्किल होगा। रक्षा में कुशल या अत्यंत दुर्जेय सुरक्षात्मक दिव्य क्षमताओं वाले किसी भी व्यक्ति को हराना बेहद मुश्किल होगा। चूंकि समुद्री ड्रैगन पहले आया था और ज्वलंत अश्व दूसरी चुनौती थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी रूप में ज्वलंत अश्व से निपटना और भी कठिन होगा। अगर तुम मुझे हरा सकते हो, तो हमारी दोनों जातियां तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए आगे नहीं आएंगी। जलते हुए घोड़े की आवाज गहरी और प्रभावशाली थी, लेकिन मुझसे निपटना उस जमे हुए घोड़े जितना आसान नहीं है। हालांकि उन जानवरों के शरीर बेहद कठोर होते हैं जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके शरीर बहुत आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं। अत्यधिक कठोरता भंगुरता का कारण बन सकती है। जमी हुई बर्फ से बने शरीर बनाना शुरू से ही एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। नहीं, तुम अग्नि जानवर ही असली मूर्ख हो। हवा में मौजूद कई तमाशबीन समुद्री ड्रैगन में से एक ने तुरंत असहमति जताते हुए कहा, हमारे जमे हुए शरीर के हर हिस्से को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने अपनी जाति के सबसे आम सदस्यों में से एक को ही उस नौजवान से मुकाबला करने के लिए भेजा था। अगर हमारा कुल नेता लड़ाई में उतरता, तो उसकी तलवार हमारे नेता के शरीर पर एक निशान भी नहीं छोड़ पाती। हार तो हार है। जलते हुए घोड़े ने समुद्री ड्रैगन की तरफ देखा। वह उससे परेशान भी नहीं होना चाहता था। अबे साले, नहीं, तुम लोग बेवकूफ हो। तुम लड़ाई शुरू करना चाहते हो? तुम फिर से लड़ना चाहते हो? कुतिया, चलो। दोनों जातियां जल्दी ही एक दूसरे से झगड़ने लगीं। दोनों पक्ष युद्ध के लिए बेताब थे। एक ऐसा दृश्य जिसने निंग और नाइनडस्ट दोनों को स्तब्ध कर दिया। निंग और नाइनडस्ट को ये समझ नहीं आया कि इस ग्रह पर कोई और जीव नहीं है, इसलिए इस पर रहने वाली दो जातियों के पास बोरियत होने पर एक दूसरे से लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वे तब तक लड़ते रहे जब तक आसमान अंधेरा और दुनिया बूढ़ी नहीं हो गई। उनके लिए एक दूसरे से लड़ना खाने पीने जितना ही सामान्य था। ज्यादा जल्दबाजी न करें। आसमान में गहरे नीले समुद्री ड्रैगनों में से एक प्राचीन आवाज गूंजी। ये समुद्री ड्रैगन देखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन इसकी आभा इतनी संयमित और भव्य थी कि निंग ने पहले इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। समुद्री ड्रैगन ने आगे कहा, ऑटोवर्क का आदेश था कि हमें यहीं रहना है और साधकों को उस जगह आने से रोकना है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बाद में लड़ सकते हो, पहले हमें अपना काम निपटाना है। ठीक है, पहले हमें अपना काम निपटाना है। ऐसा ही एक आदेश ग्रह के दूसरी ओर से एक भव्य जलते हुए घोड़े से आया। दोनों जातियां तुरंत शांत हो गईं और चुप हो गईं। निंग और नाइनडस्ट के लिए वे उत्सुक थे। ऑटोवर्क का फरमान। ऐसा लग रहा था मानो ये जगह भी किसी ऑटोवर्क की योजना के अनुसार ही बसाई गई हो, लेकिन पत्थर के स्तंभ पर इसकी कोई भी बात क्यों नहीं लिखी गई थी। तो आओ। जलता हुआ घोड़ा उस संकरी जमीन की पट्टी के ऊपर हवा में खड़ा था। उसका शरीर इतनी गर्म लपटों से धधक रहा था कि उसके चारों ओर की हवा में उबाल आ रहा था। चलो। निंग तुरंत प्रकाश की एक किरण में बदल गया और जलते हुए घोड़े की ओर बढ़ा। जलता हुआ घोड़ा भी हिलने लगा। उसके चार खुर हवा में सरपट दौड़ने लगे और अचानक उसकी गति बढ़ गई। वह तुरंत प्रकाश की गति से 100 गुना से भी ज्यादा तेज चलने लगा।
और असल में वह समुद्री अजगर से भी तेज था। उसकी उड़ान की गति बेहद तेज थी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अपने सींग सीधे अपने दुश्मन की ओर तान दिए। धमाका! निंग ने एक बार फिर अपना सबसे जबरदस्त वार किया, ओमेगा स्वॉर्ड दाओ हेवनब्रेकर। उसकी तलवार निकली और जलते हुए घोड़े की खोपड़ी पर जोरदार वार किया। घोड़ा जरा भी नहीं हिला, बस तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक जबरदस्त धमाका हुआ। जलता हुआ घोड़ा 300 मीटर से भी ज्यादा पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए थोड़ा कांप उठा, जबकि निंग असल में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाकर धमाका हुआ। उसके रुकने से पहले निंग मन ही मन चौंक गया। जैसा समुद्री ड्रैगन ने कहा था, ये जानवर बेहद क्रूर हमलों में माहिर है। यह वाकई बहुत क्रूर है। यह मेरे ओमेगा स्वॉर्ड दाओ हेवनब्रेकर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल सही, सिर्फ ऐसे दुश्मन ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि मैं अपनी तलवारबाजी पर काबू पा सकूं। उसे बस एक आखिरी कदम उठाना था और चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनना था। ऐसा करने के लिए उसे पर्याप्त चुनौतियों का सामना करना था। पुस्तक 35 अध्याय 8 डाउनलॉर्ड कोल्डस्की ग्वार। जलते हुए घोड़े का पूरा शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था क्योंकि वह उन्मत्त गति के साथ आसमान में जी निंग की ओर दौड़ रहा था। धमाका! निंग एक रोशनी की किरण में तब्दील हो गया। हवा में बार बार जलते हुए घोड़े से टकरा रहा था। कभी वह उससे सीधे भिड़ता, कभी अप्रत्याशित हरकतें करता और कभी पूरी तरह से हवा में गायब हो जाता। लेकिन जैसे ही वह उस जीव के करीब जाता, उसकी धधकती लपटों के आगे उसे खुद को दिखाना पड़ता। यह एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक युद्ध था। बार बार होने वाली टक्करों से उत्पन्न शॉकवेव हर दिशा में फैल रही थी, जिससे नाइनडस्ट बार बार पीछे की ओर खिसक रहा था। कितनी ताकत! डार्कनॉर्थ और भी मजबूत होता जा रहा है। नाइनडस्ट जो कुछ देख रहा था उससे उत्साहित था। दिलचस्प, वे लड़कर रुक गए हैं। ज्वाला पशु शक्ति में बढ़त रखता है, जबकि बच्चा अप्रत्याशितता में बढ़त रखता है। फिर भी जहां तक मैं समझ सकता हूं, इस युद्ध में बच्चे की दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा काफी कम हो रही होगी। थोड़ा और समय बीतने पर बच्चे के लिए पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में बने रहना मुश्किल हो जाएगा, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी ज्वालाओं के अनंत सागर की ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। उसके लिए बिना आराम किए 10 साल या 100 साल तक युद्ध में बने रहना आसान होगा। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बच्चा शायद मर ही जाएगा। हाँ, अगर वह नौजवान जीतना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द जीतना होगा। ये जितना लंबा खींचेगा, उसके हारने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। किनारे से देख रहे दोनों नस्ल के जानवरों ने दिलचस्पी से टिप्पणी की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, निंग ने हवा में जलते हुए घोड़े के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। दोनों ने बीच बीच में जमीन पर उतरकर लड़ाई जारी रखी। वह निश्चित रूप से हार जाएगा। देखो, उसकी तलवारबाजी अब पहले वाली धुंध जैसी नहीं रही। शायद उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा बहुत ज्यादा खत्म हो गई है। वह इसे बरकरार नहीं रख पा रहा है। बहुत समय हो गया, वह खो गया है। देखने वाले ज्यादातर जानवर इसी नतीजे पर पहुंचे। निंग और जलते हुए घोड़े के बीच लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। तीसरे दिन तक निंग ने हॉट स्वॉर्ड कला का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हॉट स्वॉर्ड कला निंग को जलते हुए घोड़े से तब तक लड़ने की अनुमति देती थी जब तक वह लड़ नहीं लेता, और निंग ने जल्दी ही जलते हुए घोड़े की कमियों का पता लगा लिया था। निंग जब चाहे उस जीव को झटपट हरा सकता था। हालांकि निंग का सबसे बड़ा लक्ष्य चौथे चरण का डाउनलॉर्ड बनना था। उसे एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी की जरूरत थी जिससे वह खुद को संयमित कर सके। इसीलिए तीसरे दिन के बाद उसने थकावट का नाटक किया और हॉट स्वॉर्ड कला का प्रयोग बंद कर दिया। इससे उसे बल न मिला, उसकी शक्ति तुरंत आधी रह गई। इससे वह तुरंत ही नुकसान में आ गया और ज्वलंत अश्व द्वारा दबा दिया गया। ये बिल्कुल सही है। अब मैं अपनी तलवारबाजी का सही परीक्षण कर सकता हूँ। हाँ, मुझे अपनी तलवारबाजी में और भी कई खामियां नजर आ रही हैं जो मुझे पहले पता नहीं थीं। मुझे इन 5 मुद्राओं के रहस्यों में पूरी तरह से महारत हासिल करनी होगी और उन्हें एक पूरे में मिलाना होगा। तभी मेरी तलवारबाजी सचमुच दोषरहित और संपूर्ण होगी। निंग पर हावी होकर उसे परास्त किया जा रहा था, लेकिन इससे उसे अपनी तलवारबाजी की कमजोरियों का और भी ज्यादा अंदाजा हो गया। उसका मन अब कई नई अंतर्दृष्टियों से भर गया था, लेकिन ये अंतर्दृष्टियां काफी नहीं थीं। अगर वह अपनी 5 मुद्राओं को ओमेगा स्वॉर्ड दाव के चौथे चरण में समाहित करना चाहता था और फिर चौथे चरण का दावलॉर्ड बनना चाहता था, तो उसे और भी ज्यादा अंतर्दृष्टियों की जरूरत थी। पलक झपकते ही निंग और जलते घोड़े के बीच लड़ाई में 19 दिन बीत गए। ये देखकर वहां मौजूद कई जानवर हैरान रह गए। क्या ये बच्चा वाकई 19 दिन तक टिक पाया है? यह आसान नहीं रहा होगा। अब वह स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी वह टिके रहने में सक्षम है। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इसका अंत हार में होगा, लेकिन एक सम्मानजनक हार में। निंग अपनी 6 तलवारों से बचाव करते हुए लगातार छटपटाता और लड़खड़ाता रहा। अचानक उसकी चाल बदल गई और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। बूम 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 बूम। तलवार की रोशनी एक बार फिर धुंध की धाराओं में बदल गई क्योंकि उसके प्रहारों की शक्ति दुगुनी हो गई। एक धमाके के साथ निंग के प्रहार जलते हुए घोड़े से टकराए, जिससे वह चौंक गया और लड़खड़ा गया। फुसफुस फुसफुस फुसफुस, वार वार वार। निंग की 6 तलवारें अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गईं और घोड़े के बहुत करीब आकर फिर प्रकट हुईं जब उसकी लपटों ने उन्हें प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। 6 तलवारें पंख फैलाए हुए मोर की तरह थीं। वे पूरी तरह से चमक रही थीं, फिर भी उनकी चाल पूरी तरह से भूतिया थी।
हालांकि ज्वलंत अश्व काफी वीर और साहसी था। निंग ने स्वर्गभंजक मुद्रा और रक्तपात मुद्रा का प्रयोग करके उसके रक्षा कवच को भेद दिया। फिर छायाहीन मुद्रा का प्रयोग करके अपनी तलवारें उसके शरीर के चारों ओर लपेट दी। दिव्य तलवारें लंबी और लचीली हो गईं, ज्वलंत अश्व के चारों ओर कुंडलित होकर, और शीघ्रता से पूरे अश्व को सुरक्षित रूप से बांध दिया। असंभव। ट्रसल्ड फ्लेम बीस्ट के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे साफ साफ याद था कि अभी क्या हुआ था। अब तक वह ओमेगा स्वॉर्ड दाव, ब्लड ड्रॉप, हेवन ब्रेकर और शैडोलेस का कई बार सामना कर चुका था। ये तकनीकें उसके लिए कोई खतरा नहीं थीं। आखिर इस बार उसे कैसे हरा दिया गया? सच तो ये है कि अगर निंग ने उन तीनों मुद्राओं का अकेले इस्तेमाल किया होता तो वह उस जीव के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाता। हालांकि जब उसने तीनों का एक साथ इस तरह इस्तेमाल किया कि वे एक दूसरे को मजबूत कर सकें, तो वह जलते हुए घोड़े की चाल की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे पकड़कर बांधने में कामयाब हो गया। हमलों का एक प्रभावी संयोजन किसी को काफी अधिक खतरनाक बना सकता है। फिर से करते हैं। मैं इस नतीजे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलता हुआ घोड़ा गुस्से से अपने बंधनों से जूझ रहा था, ऐंठ रहा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। अभी अभी किस्मत चमकी। मैं जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में था। चलो फिर से लड़ते हैं। हम्फ। जब निंग ने जलते हुए घोड़े के चेहरे पर निडर भाव देखा तो निंग ने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैं अपनी तलवारबाजी की कला को निखारने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मैं तुम्हें पहले ही दिन पकड़ लेता। हार तो हार ही होती है। एक बूढ़ी आवाज गूंजी। कुलीन कबीले का सरदार लगभग 100 जलते हुए घोड़ों की कतारों के बीच से उड़कर बाहर आया। कुल का सरदार, बंधा हुआ घोड़ा अभी भी इस नतीजे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। द्वितीय, जरा अपने आप को तो देखो, तुम्हें तो किसी बच्चे की तरह बांध दिया गया है। जलता हुआ घोड़ा निंग की ओर मुड़ा। इस नौजवान की तलवारबाजी कभी बेहद कठोर तो कभी बेहद मुलायम, कभी तेज तो कभी धीमी और रक्षात्मक रूप से अभेद्य है। इसमें सचमुच कोई कमजोरी नहीं है। जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसने तुम्हें फौरन बंदी बना लिया। हालांकि यह कुछ हद तक तुम्हारे अपने अति आत्मविश्वास की वजह से था। फिर भी अगर तुम सावधान भी रहते तो शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। निंग मन ही मन चौंका। कबीले के सरदार की सूझबूझ वाकई कमाल की थी। ये सच था कि वह जलते हुए घोड़े को तुरंत इसलिए पकड़ पाया क्योंकि उसने पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय से हाथस्वॉर्ड कला का इस्तेमाल नहीं किया था। उसके अचानक इस्तेमाल और उसकी शक्ति में हुई बढ़ोतरी ने जलते हुए घोड़े को चौंका दिया था, जिससे वह उसे आसानी से पकड़ पाया। अगर उसका दुश्मन तैयार होता तो निंग उसे पकड़ तो लेता, लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। ठीक है। पकड़े गए घोड़े ने विनम्रता से सिर हिलाया। कबीले के नेता की प्रतिष्ठा काफी ऊंची थी और उस पर उसका दमनकारी प्रभाव था। युवक, तुम जीत गए। अब से हमारे दोनों कुल तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। जलते हुए अश्वनायक ने निंग की ओर देखा। निंग ने अपना हाथ हिलाया और उत्तर धनुष तलवारें जो जलते हुए घोड़े के चारों ओर लिपटी हुई थीं, उन्हें वापस अपने हाथों में ले लिया। निंग ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, इन 2 लड़ाइयों से मुझे बहुत लाभ हुआ है। फुफकार। समुद्री ड्रैगन का वही आलीशान और संयमी नेता गहरे नीले समुद्र से निंग की ओर उड़ चला। वह निंग के पास उतरा, फिर हंसा। हाँ, बहुत बहुत समय हो गया है जब किसी डाउलॉर्ड ने परीक्षाएं पास की हूँ। आखिरी बार कब किसी डाउलॉर्ड ने परीक्षण पास किया था? निंग ने उत्सुकता से पूछा। बहुत पहले, 9 लाख से भी ज्यादा अराजकता चक्र पहले। समुद्री ड्रैगन के नेता ने निंग की ओर देखा। मुझे लगता है उसका नाम डाउलॉर्ड कोल्डस्की था। कोल्डस्काई? निंग हैरान था। डाउलॉर्ड कोल्डस्की? कौन? नाइनडस्ट भी हैरान था। इस परीक्षा को पास करने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को वर्तमान निंग जितना ही शक्तिशाली होना चाहिए था। कुल मिलाकर उसे एक अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए था। भले ही लगभग 10 लाख अराजकता चक्र बीत चुके थे और बहुत कम लोग उसे याद रखते थे, निंग और नाइनडस्ट जैसे लोगों को, जिनके पास कई ऐतिहासिक अभिलेखों और रहस्यों तक पहुंच थी, उसके बारे में जरूर पता होगा। वे इतिहास के सभी सबसे चमकदार और प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड्स को जानते थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी डाउलॉर्ड कोल्डस्की जैसे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड के बारे में कभी नहीं सुना था। उस समय डाउलॉर्ड कोल्डस्की ने कहा था कि वह एओनियन जाति की एक अलग शाखा से संबंधित है। उसे फ्लेमी ड्रैगन शाखा की मदद के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया था। समुद्री ड्रैगन नेता ने कहा। एक अलग शाखा? निंग और नाइनडस्ट दोनों चौंक गए। अन्य लोकों में भी एओनियन होते हैं? निंग हैरान था। एओनियन जाति की पृष्ठभूमि बहुत ही असाधारण है। समुद्री ड्रैगन का नेता मुस्कुराया। फ्लेमी ड्रैगन रियल्म्स में जो लोग हैं वे उस जाति की एक शाखा से ज्यादा कुछ नहीं दर्शाते, वरना वे इस एओनियन साम्राज्य जैसा खजाना कैसे हासिल कर पाते? निंग और नाइनडस्ट दोनों ही प्रबुद्ध थे। वास्तव में एओनियन साम्राज्य एक ऐसी जगह थी जहां हेगेमॉन भी घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये वास्तव में कोई ऐसा खजाना नहीं था जिसे स्थानीय एओनियन, एक ऐसी जाति जिसके पास केवल कुछ शाश्वत सम्राट थे, अपने आप बना पाते। निंग का हमेशा से मानना था कि एओनियनों ने साहसिक कार्यों के दौरान इसे कहीं से हासिल किया होगा। अब ऐसा लग रहा था कि इसे वास्तव में बनाया गया था। डाउलॉर्ड कोल्डस्की पहले ही अपने दांवमच को विफल कर चुका था, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसे यहाँ फ्लेमी ड्रैगन क्षेत्र में आने का निमंत्रण मिला था। अपनी जीवन शक्ति की कीमत की परवाह किए बिना उसने हमारी 2 जातियों के 2 युवा सदस्यों को लगातार हराया। जब तक युद्ध समाप्त हुए, उसकी आत्मा का पतन इस हद तक हो चुका था कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 लाख साल से भी कम समय बचा था। समुद्री ड्रैगन के नेता ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। डाउलॉर्ड जितना अधिक राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली होता है, दांवमच उतना ही कठिन होता है।
अफसोस, कितना अफसोस। निंग के दिल में मिली जुली भावनाएं थीं। अगर वह अपने दांवमज में असफल रहा तो वह शायद तीनों लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगा। एक बार दांवमज विफल हो जाने पर व्यक्ति की सच्ची आत्मा धीरे धीरे बिखर जाएगी। अगर कोई सक्रिय रूप से दैवीय शक्ति और अमर ऊर्जा का उपयोग करने से बचता है तो वह कुछ और समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन युद्ध में शामिल होने से सच्ची आत्मा का पतन जल्दी हो जाएगा। जितनी बार कोई लड़ेगा उतनी ही जल्दी उसकी सच्ची आत्मा का क्षय होगा और उसकी आयु उतनी ही कम होगी। जब सच्ची आत्मा अंततः सचमुच टूट जाएगी तो व्यक्ति मर जाएगा। पुस्तक 35, अध्याय 9, ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट ट्री। एओनियन जाति की फ्लेम ड्रैगन शाखा आमतौर पर हर 10 लाख अराजकता चक्रों में एक बार इस ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष से कुछ फल लेने के लिए लोगों को भेजती है। समुद्री ड्रैगन के नेता की आवाज काफी शांत थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 10 लाख अराजकता चक्रों में यह ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष फलों की पूरी फसल से भर जाएगा। वे या तो अपने स्वयं के डाउनलॉड्स भेजेंगे या कुछ अत्यंत शक्तिशाली डाउनलॉड्स से मदद मांगेंगे। जी निंग और नाइनडस्ट दोनों ने सिर हिलाया। सामान्यतः हर 2 या 3 युगों में एक डाउनलॉर्ड होता था जो वर्तमान निंग के बराबर होता था। कुछ के पास हाफ-स्वॉर्ड कला जैसी तकनीकें होती थीं, कुछ के पास ब्रह्मांड के खजाने होते थे और कुछ के पास अन्य विशेष हथियार होते थे। उदाहरण के लिए डाउनलॉर्ड ड्रीमलो के पास एक बहुत ही अनोखा ब्लड ब्लेड था, जबकि निंग के पास एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हेगेमॉन कवच था जो शक्ति में ब्लड ब्लेड के बराबर था। हालांकि हेगेमॉन कवच स्पष्ट रूप से रक्षा के लिए था। एक और अच्छा उदाहरण निंग के 6 जीवनदायी हथियार होंगे। उन सभी को अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर तक उन्नत किया गया था। शक्तिशाली शाश्वत सम्राट बहुत लंबी आयु जीते थे और आमतौर पर अपने जीवनरक्त शस्त्रों को अत्यंत ऊंचे स्तर तक बढ़ा पाते थे, लेकिन डाउनलॉर्ड्स का जीवनकाल छोटा होता था। उनके लिए अपने जीवनरक्त शस्त्रों को उल्लेखनीय रूप से उन्नत करना आमतौर पर बहुत कठिन होता था, लेकिन कभी कभार निंग जैसा कोई संकी जरूर मिल जाता था। निंग की उत्तरधनुष तलवारें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शस्त्र थीं। अब तक उन्होंने उसके स्वर्गभंजक रुख और रक्तपात रुख को सामान्य से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। अगर डाउनलॉर्ड स्वयं भी काफी शक्तिशाली होता तो डाउनलॉर्ड के लिए 8 पवित्र नगरों के आर्कॉन्स के समान स्तर तक पहुंचना पूरी तरह संभव था। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपको एओनियंस ने यहाँ आमंत्रित नहीं किया था, है ना? समुद्री ड्रैगन नेता मुस्कुराया। क्या उन्हें एओनियंस द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था? ये कैसे संभव है? कई हवाई जानवर हैरान रह गए। उनमें से ज्यादातर ने मान लिया था कि निंग और नाइनडस्ट को एओनियंस ने ही यहाँ बुलाया होगा। निंग और नाइनडस्ट को लगा कि उनके दिल में हलचल मच गई है। तुम्हारे आते ही जलते हुए घोड़ों के सरदार ने कहा, मुझे लग रहा था कि तुम्हें इस जगह के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। अगर एओनियंस ने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो तुम्हें इस जगह और इसके नियमों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो इन परीक्षणों और इनके नियमों के बारे में बुनियादी बातें भी नहीं पता थीं। निंग और नाइनडस्ट हार मान गए। उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नाइनडस्ट ने मन ही मन कहा, डार्कनॉर्थ, अगर ये जानवर हम पर हमला करते हैं तो मैं तुम्हें तुरंत वहां से भगा दूंगा। चिंता मत करो तुम दोनों, हम यहाँ ऑटॉक के आदेश पर इस जगह की रक्षा के लिए आए हैं और किसी भी डाउनलॉर्ड या सम्राट को जो हमारे पास आने की कोशिश करेगा रोक देंगे। समुद्री ड्रैगन के नेता ने हंसते हुए कहा, जो भी हमारी परीक्षा पास करेगा हम उसे नहीं रोकेंगे। तुम एओनियन हो या नहीं, ये हमारा काम नहीं है। चिंता मत करो, अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो बहुत पहले ही मार चुके होते। ज्वलंत अश्व नेता ये भी बता सकता था कि निंग और नाइनडस्ट दोनों को ही संदेह था। निंग और नाइनडस्ट को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। वे सिथे के खंडहरों से प्राप्त खजाने को अपने साथ ले जा रहे थे और उनके पास ऑटॉक का पदक भी था। उनके भागने की संभावना काफी अच्छी थी। जूनियर होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से आपकी बातों पर विश्वास करेंगे, सीनियर्स। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या वहाँ वाला फलदार पेड़ सचमुच ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ है? निंग ने पूछा। बेशक ये है, ज्वलंत अश्व नेता ने कहा, लेकिन ये उन पेड़ों से अलग क्यों लग रहा है जिनके बारे में मैं जानता हूँ? निंग हैरान था। मैंने सुना है कि ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 ही फल देते हैं। यह ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ आम पेड़ों से 100 गुना ज्यादा कीमती है। जलते हुए घोड़ों के सरदार ने कहा, हर एक फल बाहरी दुनिया के आम पेड़ों से कहीं ज्यादा अद्भुत है। हाँ, शब्द काफी नहीं है। एक बार जब आप इस फल को तोड़ेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। निंग और नाइनडस्ट अवाक रह गए। कुछ ही पल बाद निंग उत्साहित हो गया। 100 गुना ज्यादा कीमती एक सच्चा ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ एक अनमोल खजाना था जिसके लिए हेगेमॉन भी पागल हो जाते। 100 गुना ज्यादा कीमती कुछ। निंग ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत क्रिम्सन वेव मंदिर के मूल्य के आसपास ही होगी। भले ही यह उतना न हो, पर बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। इस पेड़ की कीमत शायद अधिकांश हेगेमॉन्स की कुल संपत्ति से भी अधिक है ना? निंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। बिल्कुल, फ्लेमड्रैगन क्षेत्र में एओनियन जाति इस फल के पेड़ को अपने जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान मानती है, ज्वलंत अश्व नेता ने कहा। निंग ने तुरंत फैसला किया कि वह न सिर्फ फल तोड़ेगा बल्कि इस पेड़ को जड़ से उखाड़ भी देगा। वह इस रहस्यमयी अनोखे ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट पेड़ को किसी भी कीमत पर उखाड़कर अपने साथ ले जाएगा। ये रहस्यमयी पेड़ किसी तानाशाह से अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए कहने के लिए काफी हो सकता था। उसका लक्ष्य उसकी नजर में था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपनी पूरी ताकत झोंक दे। डार्कनॉर्थ, क्या तुम अपने दाव साथी को बचाने के लिए पेड़ को उखाड़ने की सोच रहे हो?
नाइन डस्ट ने मन ही मन पूछा। निंग अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था, ये बात कोई रहस्य नहीं थी। क्रिम्सन वेव मंदिर से बाहर निकलने के बाद जब निंग 6 प्रमुख संगठनों के नेताओं से मिला था तो उसने पहले ही स्पेस टाइम के प्रवाह को उलटने और अपने प्रिय दाव साथी को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कीमत के बारे में पूछ लिया था। निंडस्ट वहां मौजूद था और उसने सब कुछ सुन लिया था। हाँ, यह ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ बहुत कीमती लग रहा है। मैं इसका इस्तेमाल किसी ऑटोक से मदद मांगने के लिए कर सकता हूँ। मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। निंग ने मन ही मन कहा, चलो अभी इसे राज ही रहने देते हैं। अगर मैंने इस पेड़ को ले जाने की बात कही तो ये दोनों प्रजातियां हमें रोकने के लिए आगे आ सकती हैं। मैं इसे आखिर में उखाड़ फेंकने की सोच रहा हूँ। ऐसा करने के बाद हम तुरंत चले जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। नाइन डस्ट अपने दोस्त के लिए खुश हुआ। ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ भले ही काफी कीमती हो, लेकिन नाइन डस्ट को उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। निंग और नाइन डस्ट पेड़ की ओर चलने लगे। दोनों कबीले के नेता उनके आगे आगे चल रहे थे। समुद्री ड्रैगन का नेता बड़बड़ा रहा था, हम डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को रोकने नहीं जाएंगे, लेकिन डाउलॉर्ड नाइन डस्ट, तुम अभी तक हमारे परीक्षणों में खरे नहीं उतरे हो। हम तुम्हें सिर्फ उसके बगल में खड़े होकर देखने की इजाजत देंगे। तुम्हें इसमें हिस्सा लेने की मनाही है। फल तोड़ने की तो बात ही छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो हमें तुम्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ने का दोष मत देना। मैं समझ गया, नाइन डस्ट ने स्वीकार किया। मन ही मन वह पूरी तरह से निराश हो गया था, क्योंकि उसका नाम डाउलॉर्ड रेडवाटर था, डाउलॉर्ड नाइन डस्ट नहीं। अफसोस, वह इस पर बहस नहीं करना चाहता था। वे जल्द ही जाने वाले थे और शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर भी क्या परेशानी, जल्द ही निंग और नाइन डस्ट ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ के सामने पहुंच गए। वाह, दोनों ही दंग रह गए। पूरा पेड़ 30 लाख मीटर से भी ज्यादा ऊंचा होगा और उसका तना स्वर्ग के स्तंभों जितना मोटा था। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं मानो घुमावदार अजगर हों जो चमकते, जीवन शक्ति से भरपूर पत्तों से ढके हों। और फल, ये समझना जरूरी है कि वे दोनों दूर से ही फलों की लहरदार आभा को महसूस कर पा रहे थे। अब जब वे और भी करीब आ गए थे तो वे लहरें सीधे उनके दिलो दिमाग में उतर गईं। यहाँ तक कि उनकी सांसें भी इससे प्रभावित हो रही थीं। क्या बढ़िया खजाना है, निंग ने प्रशंसा भरी आह भरते हुए कहा। ये तो क्रिम्सन वेव मंदिर में देखे गए फलों के पेड़ों से कहीं ज्यादा शानदार है। नाइन डस्ट ने भी आश्चर्य से आह भरी। इस रहस्यमयी फल के पेड़ ने उसे जो एहसास दिया वह हेगेमन्स के राजसी आभामंडल से भी बढ़कर था। इन सभी पेड़ों को मिलाकर ही कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो इस पेड़ से भी बेहतर हो। बेशक, यह अद्भुत है। निंग का दिल उत्साह से भर गया। पास के समुद्री ड्रैगन नेता ने कहा, एओनियंस ने इस पेड़ के चारों ओर कई स्तरों की बाधाएं खड़ी कर दी हैं। क्या आपके पास उन बाधाओं को हटाने की कोई तकनीक है? निंग और नाइन डस्ट चौंक गए। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे अमर ऊर्जा की एक लहर निकली और पहले अदृश्य और छिपे हुए अवरोध तुरंत चमक उठे। उन अवरोधों की सतह पर अनगिनत रून प्रवाहित हुए, जिससे निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उन्हें एओनियंस ने यहाँ आमंत्रित नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से उनके पास इसे खोलने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन वे ज्यादा मजबूत नहीं लग रहे। निंग को अचानक हैरानी से एहसास हुआ। उसने अभी जो देखा उसके आधार पर उसे अपनी तलवारबाजी से कुछ ही समय में इन बाधाओं को ध्वस्त करने में सक्षम होना चाहिए। बेशक, वे नहीं हैं। यहाँ केवल डाउलॉर्ड ही आए हैं और इसलिए इन्हें उन डाउलॉर्ड्स ने खुद स्थापित किया है जो अंदर पहुंच गए थे। समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा, वे कई संरचनाएं और अवरोध लेकर आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे स्वचालित मोड पर हैं। कोई भी उन्हें सक्रिय रूप से प्रबंधित नहीं कर रहा है, जिससे वे और भी कमजोर हो गए हैं। निंग और नाइन डस्ट दोनों ने सिर हिलाया। सक्रिय रूप से नियंत्रित संरचनाएं कहीं ज्यादा शक्तिशाली होंगी। नियंत्रक के बिना वे स्वचालित हो जाएंगी और इस प्रकार स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर होंगी। एओनियन कुछ नहीं कर सकते थे। क्या उन्हें इस जगह की रखवाली के लिए डाउलॉर्ड्स भेजने चाहिए थे? डाउलॉर्ड्स ज्यादा से ज्यादा 108,000 अराजकता चक्रों तक ही जीवित रहते थे। सम्राटों को भेजना, शाश्वत सम्राटों के लिए इन परीक्षाओं में सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं, फिर भी उनकी संख्या काफी है। मेरी जानकारी के अनुसार एओनियंस ने यहाँ कुल 80,000 से ज्यादा संरचनाएं स्थापित की हैं। समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा, अगर आपको बाधाओं को तोड़ने की तकनीक पता है तो आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो आपको ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष के पास पहुंचने से पहले सभी 80,000 से ज्यादा बाधाओं को तोड़ना होगा। यदि आप संरचनाओं को नहीं तोड़ सकते तो आप एक भी फल नहीं काट पाएंगे। ज्वलंत अश्व नेता ने हंसते हुए कहा। दोनों कबीले के सरदार निंग की तरफ देखकर मुस्कुराए। वे देखना चाहते थे कि यह नौजवान क्या करेगा। 80,000 से ज्यादा। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। अभी अभी उसे आभास हुआ था कि सबसे बाहरी संरचना काफी कमजोर है। वह शायद अपनी तलवारबाजी से उसे ध्वस्त कर देगा, लेकिन 80,000, इसमें कितना समय लगेगा? अगर अंदर की कुछ बाधाएं और भी मजबूत होती तो हालात और भी मुश्किल हो जाते। पुस्तक 35, अध्याय 10, पेड़ उखाड़ना। पास के नाइन डस्ट ने मन ही मन कहा, डार्कनॉर्थ, क्या हमें अपने हेगेमोनिक खजाने का उपयोग करना चाहिए? नहीं, हमारे पास शुरू से ही इतने सारे नहीं हैं। एक बार जब हम उनका इस्तेमाल कर लेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। निंग ने मन ही मन मना कर दिया। हम उन्हें मुश्किल समय में खुद को जिंदा रखने के लिए रख रहे हैं। मैं पहले कुछ चीजें आजमाऊंगी, चाहे मुझे 10 लाख साल लगें या 100 करोड़ साल। यह एक आधिपत्य के खजाने को बर्बाद करने से बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम उसका इस्तेमाल भी कर लें तो भी वह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं होगा।
निंग को अब तक पता चल गया था कि पवित्र नगरों के एक असली आर्कन के खिलाफ लड़ते हुए उसे नुकसान हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से उनके स्तर पर था। उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर पूरी ताकत से कील से अपार शक्ति का संचार करने में सक्षम था, और फिर भी वह शायद उन बाधाओं में से किसी एक को भी तुरंत नहीं तोड़ पाता। हालांकि हेगेमोनिक खजाने दुर्जेय थे और निंग की तुलना में उनकी शक्ति का स्तर ऊंचा था और वे संभवतः कई बाधाओं को तोड़ सकते थे, लेकिन संभावना थी कि वे हर बार ज्यादा से ज्यादा 1000 बाधाओं को ही तोड़ पाएंगे। दुर्भाग्य से यहाँ 80,000 से ज्यादा बाधाएं थीं। पहले मुझे कोशिश करने दो। निंग का शरीर धुंधला हो गया जब उसने अपने 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले रूप में रूपांतरित होकर अपनी 6 उत्तर धनुष तलवारें निकाल लीं। निंडस्ट एक तरफ से देखने के लिए पीछे हट गया। वह बस देखता और इंतजार करता रह सकता था। वह मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। ओमेगा स्वॉर्ड दाव ब्लड ड्रॉप। निंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसने तुरंत अपना सबसे भेदक हमला किया। स्विश 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 स्विश। धुंध से बनी ऊर्जा की 6 धाराएं निंग के सामने अवरोध पर एक ही जगह पर लगातार टकराईं। इस शक्तिशाली भेदक बल ने संरचनाओं की सबसे बाहरी परत को तुरंत प्रकाश से झिलमिला दिया और उसकी सतह पर अनगिनत रून प्रवाहित होने लगे। ओमेगा स्वॉर्ड दाव हेवन ब्रेकर। इसके बाद निंग ने एक अलग रुख अपनाया। बाधाओं में भी अंतर था। कुछ बेहद लचीली और मुलायम थीं, जिससे बल प्रयोग बेकार था और उन्हें तोड़ने के लिए भेदक शक्ति की आवश्यकता थी। कुछ बेहद कठोर और अडिग थीं। ऐसे में हेवन ब्रेकर की प्रबल शक्ति सबसे उपयुक्त और प्रभावी होगी। कुछ बाधाएं वास्तव में भ्रामक थीं। यह उस स्थिति से बिल्कुल अलग था जब उसे क्रिम्सन वेव मंदिर की संरचनाओं को हराना था। वे संरचनाएं एक परीक्षा के तौर पर वहां थीं। हालांकि यहाँ की संरचनाएं एओनियंस ने एक रक्षात्मक उपाय के तौर पर बनाई थीं ताकि दूसरे उनके खजाने को चुरा न सकें। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ इन संरचनाओं में झोंक दिया। हाँ, इन संरचनाओं पर किसी का नियंत्रण न होने पर मैं जितनी जल्दी उनकी शक्ति समाप्त करूंगा, वे उतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। अंतिम परिणाम निश्चित रूप से उनका विनाश होगा। निंग ने जल्दी ही संरचना में एक कमजोरी खोज ली और फिर उसे तोड़ने के लिए तुरंत अपने रक्तपात रुख को प्राथमिक हमले के रूप में इस्तेमाल किया। बस 1 घंटे बाद अवरोध गिर गया। हालांकि वह अपने आप पुनर्जीवित हो सकता था, लेकिन जिस गति से उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। संरचना को तोड़ने के बाद निंग ने लापरवाही से उसके एक संरचना आधार को नष्ट कर दिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो संरचना तेजी से पुनर्जीवित हो जाती और निंग उसके अंदर फंस जाता। एक के बाद एक संरचनाएं कुछ तो आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे निंग के लिए उन्हें भेदना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ अलग अलग संरचनाओं पर हमला करने के लिए उत्तरधनुष तलवारों को नियंत्रित करने के लिए अपनी अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। निंग के हमलों से एक के बाद एक अवरोध टूटते गए। हालांकि एओनियंस ने इन अवरोधों को खड़ा करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन ये अवरोध मानवरहित होने के कारण कमजोर पड़ गए थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल। संरचनाओं को तोड़ते हुए निंग लगातार अपनी तलवारबाजी पर काम कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह इन दिवंगत संरचनाओं के उस्तादों की कई पीढ़ियों के साथ वस्तुतः युद्ध कर रहा हो। इनमें से कुछ संरचनाएं एओनियंस ने स्वयं स्थापित की थीं, जबकि कुछ उन्होंने बाहर से खरीदी थीं। हर एक संरचना को भेदना मुश्किल था और ऐसा करते हुए निंग को अपनी तलवारबाजी की और भी गहरी समझ हासिल हुई। अफसोस की बात है कि मेरी हाथ स्वॉर्ड कला अभी तक कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। ऐसा लगता है जैसे 10वें रुख से 11वें रुख तक जाना वाकई मुश्किल है। निंग ने आह भरी। उनका हर वार हाथ स्वॉर्ड कला से और भी प्रबल हो जाता था, जो तलवार की ऊर्जा की धुंधली परत के रूप में प्रकट होती थी। ये याद रखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति हाथ स्वॉर्ड कला में पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाता है तो 8वीं से 10वीं मुद्राएं पहले चरण का हिस्सा मानी जाती हैं। 11वीं और 12वीं मुद्राएं दूसरे चरण का हिस्सा होती हैं। 13वीं और 14वीं मुद्राएं तीसरे चरण का हिस्सा होती हैं और 15वीं मुद्रा अंतिम चरण होती है। निंग अभी भी पहले चरण में ही अटका हुआ था और दूसरे चरण तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि उसने जो 300 से ज्यादा हेगेमोनिक विरासतें हासिल की थीं, उनमें कुछ ऐसी ही तकनीकें शामिल थीं जिनमें हृदय शक्ति को दैवीय शक्ति और अमर ऊर्जा के साथ मिलाना भी शामिल था। फिर भी अंततः निंग तलवार के दाव का विशेषज्ञ बन गया। इस दाव का अध्ययन सबसे तेज समाधान था, जिससे हृदय तलवार कला उसके लिए सबसे उपयुक्त बन गई। बाकी कलाओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा संदर्भ के तौर पर किया जा सकता था। अन्य तकनीकों की समीक्षा करने के बाद निंग को समझ में आया कि हाथ स्वॉर्ड कला में सच्ची महारत हासिल करना केवल एक ही तरीके से संभव था, इस दाव के प्रति सच्ची और पूर्ण भक्ति। हालांकि जानना और करना दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं हैं। वह जानता था कि उसे क्या करना है, फिर भी वह जरूरी सफलताएं हासिल नहीं कर पाया। अगर सफलता हासिल करना इतना आसान होता तो सम्राट हाथस्वॉर्ड पूरे इतिहास में अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो इस हाथस्वॉर्ड कला में पूरी तरह से निपुण हो पाते। 18 मिलियन से अधिक वर्ष बीत गए। 6 उत्तरी धनुष तलवारें हवा में लटकी हुई थीं और नीचे की ओर एक भ्रामक तरीके से तेजी से वार कर रही थीं। अंततः एक चटक ध्वनि के साथ निंग ने आखिरी अवरोध को तोड़ दिया। सफलता। दूर स्थित नाइनडस्ट ने प्रसन्नता भरी नजर से देखा। वह असल में सिर्फ तलवारबाजी से 80,000 से ज्यादा बाधाओं को तोड़ने में सक्षम था। दोनों कबीले के नेता काफी हैरान थे। इन संरचनाओं में हर तरह की बाधाएं शामिल थीं, जिनमें भ्रामक और भ्रामक बाधाएं भी शामिल थीं।
शुक्र है कि निंग एक हृदय बल साधक था और इसलिए वह इनसे गुमराह नहीं हुआ, वरना वह शायद उन संरचनाओं को तोड़ नहीं पाता। सफेद वस्त्र पहने निंग वहीं खड़ा रहा। उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें हवा में लटकी हुई थीं। तलवारें एक साथ नीचे गिरीं और उसकी पीठ पर रखे म्यान में वापस चली गईं। वाह! निंग ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हो रहा था कि पिछले 18 लाख सालों से चल रही संरचना भंगिमाएं उसकी तलवारबाजी को निखारने का एक जरिया रही हैं। अब उसे तलवारबाजी के बारे में काफी नई समझ मिल गई थी, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंदाजा नहीं है कि मैं ओमेगा स्वॉर्ड दाव के साथ चौथे चरण तक कैसे पहुंचूंगा। चौथे चरण का दाव लॉर्ड बनना वाकई मुश्किल है। निंग ने मन ही मन आह भरी। उसे वाकई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, वह बस लगातार आगे बढ़ सकता था। देर सवेर वह जरूर कामयाब होगा। मेरे युवा मित्र डार्कनॉर्थ, ये सभी फल बहुत ही असाधारण हैं। ये साधारण ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट्स से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, समुद्री ड्रैगन के नेता ने कहा। निंग ने मुड़कर उसकी ओर देखा। दोनों कबीले के सरदार निंग को घूर रहे थे और दूर खड़े लगभग 200 जानवर भी। उनके लिए पिछले 18 लाख साल कुछ भी नहीं थे। निंग और नाइनडस्ट ने एक दूसरे को देखा। दोनों जानते थे कि क्या करना है। सावधान रहो, नाइनडस्ट ने मन ही मन कहा। चिंता मत करो, निंग ने मन ही मन उत्तर दिया। धमाका! निंग का शरीर धुंधला हो गया और उसका आकार अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गया। वह पल भर में एक विशाल पर्वत के आकार का हो गया, जिसकी ऊंचाई 3 लाख मीटर थी। ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष जितनी। तुम बहुत बड़े हो गए हो, ज्वलंत अश्वनेता ने हंसते हुए कहा। इससे कटाई आसान हो जाती है। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया और ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ के ठीक ऊपर लगे ज्वाला के रंग के फलों में से एक को आसानी से तोड़ लिया, फिर उसे रख दिया। कुछ फल ऐसे थे जिन्हें सिर्फ कुछ खास तरीकों से ही तोड़ा जा सकता था, जैसे कुछ फल ऐसे थे जो हाथ से छूते ही गायब हो जाते थे। हालांकि ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट तभी उग सकता था जब उसे बढ़ने की प्रक्रिया में 10,000 कष्ट सहने पड़ते। उन्हें हाथ से तोड़ना ठीक था, वे बिल्कुल भी नाजुक नहीं थे। जल्द ही पेड़ पर लगे 36 फल पूरी तरह से तोड़ लिए गए। निंग ने पेड़ के निचले हिस्से में लगे आखिरी फल को तोड़ने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने एक विचार के साथ फल को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया, फिर दोनों हाथों से ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ के तने को पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके पेड़ के हर इंच को ढक दिया, जिससे उसकी जड़ों और शाखाओं की रक्षा हुई। उठो! निंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। धमाका! आखिरकार ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ एक पेड़ से ज्यादा कुछ नहीं रहा। एज्योर फ्लावर एस्टेट की दुनिया के फलदार पेड़ों पर एस्टेट के मालिक ने पहरा लगा रखा था, इसलिए निंग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। दरअसल उसे सिर्फ एक ही फल तोड़ने की इजाजत थी। हालांकि ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ सिर्फ उन 80,000 से ज्यादा अवरोधों से सुरक्षित था। अब तक निंग उन अवरोधों को तोड़ चुका था और बिना उनके अपना रास्ता रोके वह आसानी से पेड़ से सारे फल तोड़ सकता था। फुफ! पूरा विशाल ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष जमीन से उखड़ गया। अनगिनत जड़ें जमीन से ऊपर उठने लगीं, लेकिन वृक्ष पर छाए दिव्य शक्ति की परत ने यह सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। यह वह दोनों कबीले के नेता और सभी दर्शक जानवर यह नजारा देखकर आश्चर्य से देखते रह गए। विशाल पेड़ को अभी अभी उसी तरह के विशालकाय निंग ने उखाड़ दिया था, जो इतनी तेज गति से चल रहा था कि वे समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहे थे। तुम अंदर जाओ। एक विचार के साथ निंग ने आसानी से उखाड़े गए ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट पेड़ को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया। पेड़ को हटाने के बाद निंग काफी उत्साहित था और नाइनडस्ट के साथ भागने की योजना बना रहा था। दरअसल नाइनडस्ट पहले ही एक किरण की तरह उसकी ओर उड़कर आ चुका था, लेकिन निंग के चेहरे का भाव बदल गया था। धमाका! ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट के पेड़ को उखाड़ते ही उसके नीचे एक विशाल दरार उभर आए। यह विशाल दरार बेहद गहरी थी और उसके बिल्कुल नीचे लाल तरल पदार्थ का एक छोटा सा कुंड था। जमे हुए खून जैसा दिखने वाला ये छोटा सा कुंड भी 30,000 मीटर बड़ा था। यह एक छोटे लाल सूरज की तरह लहरा रहा था। पहले ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ उसे रोक रहा था और निंग को उसकी आभा का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। अब जबकि निंग ने पेड़ को उखाड़ ही दिया था, उसे एक भव्य और प्राचीन शक्ति का तुरंत बाहर की ओर प्रकट होना महसूस हुआ।